नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रैकर्स हब के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत आपके बीच में। क्रैकर्स हब इंस्टीट्यूट लेके आया है आप लोगों के लिए रेलवे स्पेशल सीरीज। ये टेस्ट सीरीज है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें वो तमाम बच्चे जो इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और वो अन्य बच्चे जो कहीं पर भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन सॉल्यूशन के माध्यम से आप टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं स्टार्ट करता हूं आपका रीजनिंग के टेस्ट को। रीजनिंग के जो 30 क्वेश्चन है इसके अंदर उनका सॉल्यूशन लेकर आया हूं मैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चनों को करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये है क्लाइमेट को 763 लिखा जाता है तथा ग्लोबल को 649 लिखा जाए तो उसी भाषा में क्रीप CREE को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां समझिए, ये जो टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं इसमें कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपको पहले बता दिए जाते हैं। यानी इस टेस्ट के अंदर हम जिन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं वो एक है कोडिंग डिकोडिंग, एक है सीरीज, उसी तरीके से रक्त ब्लड रिलेशन है और दिशा दूरी है। इस तरह के तमाम टॉपिकों को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए आइए इस पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन लेते हैं। क्या लिखा गया है तो देखिए, क्लाइमेट है। क्या लिखा हुआ है? क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। क्लाइमेट को क्या लिखा जा रहा है? क्लाइमेट को आपने देखा कि 763 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 763 लिखा जाता है। ग्लोबल को उसी ही कोड में, है ना, क्या है, कोडिंग डिकोडिंग चल रही है। किसको? ग्लोबल को। ये हो गया ग्लोबल। ग्लोबल को क्या कहा जाता है? 649 लिखा जाता है। तो आपसे कहा गया है कि उसी कोडिंग के अनुसार क्रीप को क्या लिखा जाएगा। क्रीप को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, अब क्लाइमेट को यदि आप नंबर्स के रूप में कोड करना चाहते हैं, जब आपको क्लासेस के अंदर बताया गया था, जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाई थी तब आपको बताया था कि अगर आपको कोड के अंदर नंबर दिया जाता है तो ये नंबर कैसे बनता है? ये नंबर बनता है लेटर की पोजीशन के अकॉर्डिंग। जैसे हम जानते हैं कि सी जो है अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो 3 नंबर पर आता है, एल 12 नंबर पर आता है, आई 9 पर आता है, एम 13 नंबर पर आता है, ए 1 पर आता है, टी जो है वो 20 नंबर पर आता है और ई 5 नंबर पर आता है। अब मुझे इनसे 763 बनाना है। अब इनसे अगर मुझे 763 बनाना है तो मैं 763 कैसे बना सकता हूं? तो सबसे पहली प्राथमिकता, प्रायोरिटी क्या होती है कि हम इनको एक बार ऐसा करते हैं कि ऐड करके देखते हैं क्या ये ऐड हो रहा है और इसका ऐड होने से क्या आता है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर 12 और 3 15 हो गया, 15 और 9 और 1 10 हो गया, यानी 12 3 15 हो गया, 9 और 1 10 हो गया। ये हमारे पास में 12 3 15, 9 और 1 10 हो गया है, 25 हो गया है। और ये हो गया 20, यानी कि 45 और 5 50 और ये 63, यानी इनका जो एडिशन आया है वो 63 हो चुका है। कितना हो चुका है? 63। अब जरा नंबर पर गौर कीजिए, इस नंबर में कहीं ना कहीं पर 63 आ रहा है। ठीक है, ये 63 आ रहा है तो लॉजिक लगाना स्टार्ट कीजिए। यार 63 आ रहा है और इस नंबर पे यहां पर देखा जाए तो यहां कितने लेटर्स लिखे गए हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 जो है ये तो बना, कितने लेटर आ रहे हैं? और 63 जो बना, इन लेटर्स की पोजीशन को ऐड कराने से जो एडिशन आया वो 63 बना है। तो ये टोटल हो गया है हमारे पास 763। क्लियर बात आई आपको समझ में? तो उसी के अकॉर्डिंग ग्लोबल भी बना होगा और उसी रूल के अकॉर्डिंग क्रिप भी बना होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको इसको एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये 6 तो हो रहा है। क्या इनका एडिशन 49 बनता है क्या? चेक कर लेते हैं। ये 7 हो गया, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये एल यानी 12 नंबर पर हो गया। यानी आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये 12 2 14 और 1 15 और 15 30 हो गया, 30 और 12 42 हो गया और 42 और 7 49 हो गया, यानी कि ये 49 आ चुका है। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें किसको बनाने की, क्रीप को, तो सी 3 पर आता है, आर 18 पर आता है, 18 3 21 हो चुका है, ई 5 पर और 5 10 यानी 31 हो गया और 31 और ये 16, यानी कि हमारे पास में 31 और 16 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में 47 देखने को मिलेगा। और लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5, यानी 5 4 7। क्या कहीं ना कहीं मिल रहा है 5 4 7?
बिल्कुल मिल रहा है, यानी आपका आंसर आया 547। क्लियर हो गया होगा। यह है आपके कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन, और कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन को हमने इसको एक नंबर के रूप में बना करके सोल्व किया है क्लासेस के रूप में। क्लासेस में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है, इसे कंटिन्यू करते हैं, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आई होप आप सभी लोगों का आंसर सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर, तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जो कि आपका सीरीज का क्वेश्चन है। 9, 35, 91, 189 और 341 आपको दिया गया है। तो यहां पर देखिए आपको क्या क्या मिल रहा है। 9, 35, 91, 189 और 341, और अगला आपसे पूछा है। अब देखिए जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो माइंड काम करता है कि यार गुणा तो नहीं चल रहा ना कहीं, और गुणा चलने के लिए हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो ऑप्शन आ रहा है, जैसे मान लो किसी चीज को गुणा करते हैं तो कम से कम 2 से गुणा तो करते ही हैं। तो अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो कम से कम 2 से मल्टीप्लाई होगा, और लगभग 34 का 68 बन जाता है। तो 680 के आसपास मुझे ऑप्शन दिख सकता है। कुछ चीजें उसमें से माइनस हो तो 559, 713 और इस तरह की कुछ चीजें मेरे पास अवेलेबल है, यानी मुझे लग सकता है कि मैं मल्टीप्लाई करूं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मल्टीप्लाई करने से बन रहा है मेरी बातें। सो देखता हूं कि यहां पर मैं इसे 4 से गुणा कर दूं तो 36 के लगभग पहुंच जाता हूं। अगर मैं इस वाले केस में 3 से गुणा कर देता हूं तो मैं अप्रोक्सीमेट 105 के लगभग चला जाता हूं, उसमें से कुछ माइनस हो जाएगा। अगली बार मैं इसे 2 से गुणा कर दूंगा तो मैं 189 के लगभग पहुंच जाऊंगा। लेकिन अब आप देखिए कि जो सीरीज चल रही है वो क्या कह रही है, 4, 3, 2, तो अगली बार आपको इसे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां से यहां पर आने के लिए आपको इससे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी आपकी सीरीज तो यहीं पर खत्म हो गई है मल्टीप्लिकेशन वाली। तो अगले केस में क्या 0 करोगे क्या, यानी ये गुणा करने वाला पैटर्न तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब गुणा करने वाला पैटर्न अगर नहीं लगेगा तो फिर आखिरकार इसमें लगाया क्या जाए, सवाल ये है। ठीक है, अगर गुणा वाला पैटर्न नहीं लग रहा है तो फिर क्या लग रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन जो आगे चल रहा है वो मल्टीप्लिकेशन से नहीं है। स्क्वायर क्यूब उसका पड़ोसी है क्या, स्क्वायर आप देखोगे सर स्क्वायर प्रॉपर स्क्वायर तो नहीं है, मैंने कहा क्या उसका पड़ोसी है स्क्वायर क्यूब का। आप कहोगे सर स्क्वायर क्यूब का पड़ोसी, पड़ोसी का मतलब जानते हैं, पड़ोसी का मतलब होता है स्क्वायर या क्यूब से कुछ कम, थोड़ा कम, 1 या 2 कम, या वही संख्या कम जिसका स्क्वायर या क्यूब कर रहे हैं। तो वैसी चीजें भी आपको नजर नहीं आ रही है। ये क्या है, 2 का क्यूब प्लस 1 है, लेकिन फिर आगे ये 35 बन रहा है, 35 तो किसी के भी पास नहीं है, यानी ये बात नहीं बैठी, 91 की भी बात नहीं बैठी। तो अब क्या करें, तो सबसे पहला सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि इनका क्यों ना अंतर ले लिया जाए, इनका क्यों ना डिफरेंस ले लें। तो चलिए आइए इनका डिफरेंस लेते हैं। अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा 26। कितना डिफरेंस मिल रहा है, 26 डिफरेंस मिल रहा है। अगले केस में अगर मैं अंतर की बात करता हूं तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा, कितना डिफरेंस मिलेगा, ये जो डिफरेंस मिलने वाला है आपको, तो ये हो गया हमारे पास में 11, 5, 6 तो ये हो गया, और इधर हो गया 35 और 91 है, तो ये अपना डिफरेंस जो बनने वाला है ये हो गया अपने पास में 11, और इधर से 6 हो गया, और ये जो है ये 8 और ये 5, 56 का गैप बनने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते चलिए। देखिए ये जो अंतर चल रहा है ये अंतर किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, अगर आप इसे देखेंगे तो 26 से 56 गया तो कितना जुड़ रहा है, 30 जुड़ रहा है। कितना जुड़ रहा है इसके अंदर, 30 जुड़ रहा है। आगे की बात करते हैं तो 91 है, यानी यहां पर ये हो गया 9 और ये हो गया 98। इसका गैप देखा जाए तो कितना गैप मिल रहा है आपको, ये मिल रहा है 42। इसके अंदर गैप देखो कितना चल रहा है, 12। कुछ कहानी आपको यहां से समझ में आएगी कि धीरे धीरे जो ये गैप आगे बढ़ेगा, यहां से आपको कहानी क्लियर होती रहेगी। अगला गैप देखा जाए, अगला गैप कितना चल रहा है, तो 89 जो है, तो यहां से 11 तो ये बचा 200 हो गया, और ये 241 हो गया, तो 241 ये हो गया और 11 ये हो गया, यानी कि 2 ये 189 हो गया, यानी कि 11 यहां से आ गया, तो ये आ गया हमारे पास में। यहां पर जो गैप बनने वाला है, ये गैप कितना बनने वाला है, ये गैप जो हमारे पास में बनने वाला है 11, तो ये 200 हो गया, और ये 141 और 11 और कर देंगे तो ये हमारे पास में बना 152।
अब ये 152 का जो गैप है इसको देखिए, यहां से 98 से 52 गया तो कितना आगे बढ़ रहा है, 54 आगे बढ़ रहा है। आप इस बात पे गौर करें, 42 से 54 जब हुआ तो कितने की प्रोग्रेस हो गई, 12 की। तो इसको अगर कंटिन्यू देखा जाए तो कैसे आगे चल रहा है, यहां 12 बढ़ा, अगला गैप फिर 12 बढ़ा, अगला जो गैप आएगा वो फिर कितने का आएगा, फिर 12 का आएगा। तो ये गैप हुआ फिर अपने पास में 12 का। 54 के अंदर अगर हम लोग 12 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 66। अगर हम 66 इसके अंदर जोड़ देंगे तो ये आपको मिलेगा 6 2 8 और 15 6 21 218। अगर 218 जोड़ने की बात करता हूं मैं तो 8 और 1 क्या बनेगा, मेरे को 9 बनेगा, 4 और 1 क्या बनेगा, 5 बनेगा, और 3 और 2 क्या बनेगा, 5 बनेगा। यानी मेरा जो आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, 559 बन रहा है। यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मैच होता है, 559। क्लियर बात समझ में आई। यानी ये जो क्वेश्चन चल रहा है ये आपका कैसे चल रहा है, अंतर लेकर के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर पा रहे हैं। कैसे सोल्व कर पा रहे हैं, डिफरेंस लेकर के हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर, टेस्ट का जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 3, 33 क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में है, और रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों अब क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। किससे क्वेश्चन आया है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है, रक्त संबंध से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। क्या क्वेश्चन है, राहुल एक प्रतियोगिता में गया, राहुल है जो एक प्रतियोगिता में गया है जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। मतलब क्या हुआ, उसकी माता के, किसकी माता के, उसकी का मतलब, अरे उसकी का मतलब कौन है, उसकी का मतलब है राहुल, क्योंकि राहुल की बात चल रही है ना। राहुल एक प्रतियोगिता में गया तो उसकी माता, यानी यहां पर आप बनाइए ये कौन है, राहुल, राहुल की माता जी। यहां पीढ़ियां बनाएंगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा। ये है राहुल की माता जी, उसकी माता के दादा, दादा का मतलब होता है मम्मी के, यहां उसकी माता के दादा की बात चल रही है, यानी माता के जो पिताजी हैं और उनके भी पिताजी, इनके भी पिताजी, उसकी माता के दादा, दादा तो दादा तक तो बना लिया, आगे क्या लिखा हुआ है, इकलौते पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र, दादा का इकलौता पुत्र तो यही है भैया, ये इकलौता पुत्र, उसके दादा के इकलौते पुत्र की। अब इकलौते पुत्र की यहां तक तो पहुंच गए। अब क्या दे रखा है, इकलौती नवासी, इकलौती नवासी का मतलब उनके एक ही बेटी है और बेटी की बेटी जो है वो नवासी है, यानी कि नाती है। नवासी का मतलब नाती है। जैसे नाना जी के अगर हम लोग क्या बात करें तो हम नाती हैं, तो वैसे ही अपनी मम्मी के जो पिताजी हैं, जो अपने नाना जी हैं, उनकी इकलौती नवासी यानी उनकी इकलौती बेटी की बेटी, ये हो गया इकलौती नवासी, इकलौती नवासी। अब ये नवासी जो है ना एक नया शब्द, ये नवासी वो 79 89 नहीं है, नवासी का मतलब भैया नाती से चल रहा है, नाती है, ठीक है। तो इकलौती नवासी, इकलौती नवासी का मतलब क्या हो गया, अरे राहुल की माताजी की बेटी है, यानी वो भाग ले रही है, यानी ये है प्रतियोगिता में भाग लेने वाली महिला। तो इकलौती नवासी भाग ले रही है, यानी प्रतियोगिता में भाग इसने लिया है। अब पूछा गया है प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति, प्रतियोगिता में जो भाग ले रहा है, यानी ये जो भाग ले रही है, राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी प्रतियोगिता में भाग तो ये ले रही है ना, तो ये राहुल से क्या संबंध रखती है। अरे भैया राहुल की और इसकी माताजी एक ही है, ये कौन है, ये इसकी माताजी हैं और ये इसकी माताजी हैं, यानी दोनों भाई बहन हैं। अब यूं पूछे कि राहुल का प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़की से क्या संबंध है भाई, और प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है, तो ये तो इसकी क्या लग रही है, ये लग रही है इसकी बहन। क्या लग रही है, बहन। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका
आंसर है। क्लियर हो गया होगा। आप जब भी ब्लड रिलेशन के किसी क्वेश्चन को करते हैं तो आप पीढ़ी अगर बना के करेंगे तो आपके सारे आंसर आते रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और नए टॉपिक से। नया टॉपिक का मतलब जब भी आपने कोडिंग डिकोडिंग देखा, उसके बाद सीरीज देखा, उसके बाद हमने अभी ब्लड रिलेशन देखा, और अब नया क्वेश्चन आ गया है जो दिशा दूरी से है, यानी चौथा क्वेश्चन, चौथा टॉपिक, चौथा क्वेश्चन। देखिए क्या है, किसी दुर्घटना के कारण, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना के कारण एक दिशा सूचक उत्तर को पश्चिम दर्शाने लगा है। अब यहां समझिए कि एक दिशा सूचक ये है दोस्तों, दिशा सूचक इंडिकेट करता है, दिशाओं को बताता है। तो यह क्या दिशाएं बताता है कि अगर कोई व्यक्ति इधर जाए तो वो पूरब में जाता है, कोई व्यक्ति इधर जाता है तो वो उत्तर में जाता है। अगर ये है तो इस दिशा को आप लोग क्या कहते हैं, पश्चिम बोल देते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, इसको दक्षिण कहा जाता है। क्या कहते हैं, दक्षिण कहते हैं। दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना के कारण एक दिशा सूचक पहले सही लग रहा था, लेकिन दुर्घटना हो गई, कार आ गई, टकरा गई, ये लो भचीट मारी इसके, अब क्या हो गया, अब ये मुड़ गया, घूम गया। कैसे घूमा, उत्तर को पश्चिम दर्शाने लगा। अब इसको सोल्व करने के दो तरीके, कि या तो आप दिशा सूचक को ही घुमा दो, यानी जहां उत्तर दिख रहा है वहां पश्चिम को ले आओ, जहां उत्तर दिख रहा है वहां पश्चिम को ले आइए, एक तरीका। दूसरा तरीका जो मैं आपको क्लासेस में फॉलो करके बताता हूं, क्या बताता हूं, कि आपको दिशा सूचक या कुछ भी हो, दिशा को परिवर्तन नहीं करना है, केवल नियम देखना है कि आप उत्तर को पश्चिम कह रहे हो तो उत्तर को पश्चिम किस अनुसार कह रहे हो। अगर उत्तर को पश्चिम बताना है दोस्तों, उत्तर को क्या बताना है, उत्तर को यदि पश्चिम बताना है तो मुझे किधर चलना पड़ेगा, एक बात बताइए, मुझे चलना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ना। और कितने डिग्री के कोण पर चलना पड़ेगा, 90 डिग्री के कोण पर चलना पड़ेगा। कितने डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री के कोण पर चलना पड़ेगा। बात आई आपको समझ में। अब आगे समझिए, इस दिशा सूचक को पढ़कर एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, यानी वापस से दिशा बना दो, ये मैंने वापस से दिशा बना दी। दक्षिण पश्चिम कौन सी होती है, ये वाली दिशा, इसको हम लोग कहते हैं क्या, दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण पश्चिम। इस दिशा सूचक को पढ़कर व्यक्ति दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो वह वास्तविक रूप से किस दिशा में जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो आपको बताना है कि वो व्यक्ति वास्तविक रूप से किस दिशा में जा रहा है। अब आप मेरी बात जरा ध्यान से समझेंगे, मैं क्वेश्चन कराने में डायरेक्ट आंसर बता दूंगा आपको, चलो इसको ऐसे, कि आपको समझ में नहीं आएगी बात। जब क्वेश्चन आया है तो जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको तो पता है कि क्लासेस में कैसे कराया जाता है, लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हैं ऑनलाइन माध्यम से, उनके लिए भी थोड़ी बात हो जाए, उन्हें भी समझ में आ जाए कि आखिरकार क्वेश्चन कैसे चला। सुनिए दोस्तों, अगर मैं आपसे यूं कहूं कि एक दिशा सूचक किसी दुर्घटना के कारण गलत दिशा बताने लग गया है, और वह गलत दिशा कैसे बता रहा है, कि जो उत्तर दिशा है उसको तो पश्चिम बता रहा है, उत्तर दिशा को क्या बता रहा है, पश्चिम दिशाएं बता रहा है, और इसी प्रकार से अन्य दिशाओं को भी बता रहा है। तो आपसे ये पूछा जाता कि यदि उत्तर को पश्चिम दर्शा रहा है तो बताइए दक्षिण पश्चिम को क्या दर्शाएगा, दक्षिण पश्चिम को क्या दर्शाएगा। तो लैंग्वेज समझना कि उत्तर एक सही दिशा है जिसे गलत दिशा बताया जा रहा है, और गलत दिशा के रूप में क्या बताया जा रहा है, पश्चिम बताया जा रहा है। वैसे ही आपसे पूछा कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम एक सही दिशा है, इसका गलत नाम क्या देंगे। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने जो ये रूल निकाला है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलो 90 डिग्री के कोण पर,
तो इसी नियम को लगा दीजिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए। एंटी क्लॉकवाइज चलने का मतलब इस ओर चलिए, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के घूर्णन की विपरीत दिशा, 90 डिग्री के कोण पर जो दिशा मिले उसको आंसर लगा दीजिए। समझ में आ रही है बात? लेकिन मेरा ये क्वेश्चन तो उल्टा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया? मैंने कहा कि एक दिशा सूचक दुर्घटना के कारण जो सही दिशा उत्तर है उसको पश्चिम दर्शा रहा है, यानी सही दिशा को गलत दिशा दर्शा रहा है, और वो गलत दिशा का नाम क्या है? पश्चिम। अब कोई व्यक्ति इस दिशा सूचक को पढ़कर यदि दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रहा है तो वो तो गलत दिशा में जा रहा है ना, गलत दिशा में जा रहा है ना। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये दक्षिण पश्चिम जो है ये किस सही दिशा का नाम है, यानी किस दिशा को हमने दक्षिण पश्चिम बोला है। तो जब भी ऐसे उल्टे प्रश्न आते हैं तो उन उल्टे प्रश्नों में जो आपका ये नियम निकल कर आया इसका उल्टा कर देते हैं। जैसे एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आया तो इसमें आप क्या चलोगे? इसमें आप क्लॉकवाइज चलोगे, और क्लॉकवाइज कितने डिग्री के कोण पर चलोगे? 90 डिग्री के कोण पर। तो मैं क्लॉकवाइज चला दोस्तों, क्लॉकवाइज गया, ये 90 डिग्री का कोण, ये दिशा मिली, और ये दिशा क्या है? उत्तर और पश्चिम के बीच की, उत्तर पश्चिम। तो अपना आंसर क्या लगेगा? उत्तर पश्चिम अपना आंसर लगेगा। आ गई होगी बात समझ में? जिन बच्चों ने क्लासेस को पढ़ा है, अटेंड किया है, उन्हें तो बात समझ में आती है। पूरा एक एक दिन की क्लासेस लेकर इन कॉन्सेप्टों को क्लियर किया गया है कि कब कैसे आंसर देना है। बात समझ में आ गई ना? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। क्या क्वेश्चन है जरा ध्यान देती है। 5वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। हमारी कहानी 30 क्वेश्चन तक चलेगी आज की। हम 5वें क्वेश्चन को कर रहे हैं। अपना जोश इसी तरीके से बनाए रखिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं और कुछ नई चीजों को जानते हैं क्या हो रहा है। 16 से 65, 65 से 261, 261 से 1045, चीख चीख कर बताया गया है क्लासों के अंदर कि जब डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, बहुत ज्यादा होने लग जाता है, तो वो क्या होता है? वो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है? इस क्वेश्चन के अंदर गुणा किया गया है, साफ साफ दिखेगा। और गुणा किससे? सवाल ये है गुणा किससे? तो आप देखिए 16 से 65, 16 से 65 मेरे दोस्तों डायरेक्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट नहीं बनता है। तो क्या करना पड़ेगा? 16 को किसी से गुणा करके या तो कुछ जोड़ेंगे या कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए 16 को अगर मैं 4 से गुणा कर देता हूं, किससे? 4 से गुणा कर देता हूं तो 16 चौक 64 होता है, और प्लस 1 कर देता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे 65 देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 65 देखने को मिलता है। अगले केस की बात करते हैं। अगला केस क्या चल रहा है? क्या अगले केस में भी 4 से ही गुणा कर रखा है क्या? तो एक बार मैं देखता हूं, 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 240, 260। बिल्कुल बात सही है, लॉजिक क्लियर हो गया है। यही पैटर्न चलेगा, गुणा 4 + 1। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, क्या यही चल रहा है क्या? आपको क्या करना है? इंटू 4 प्लस का 1 मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 और ये 5 बना, 6 चौक 24 की 4, 2 हासिल लगा, 4 2 8 और 10। बिल्कुल आंसर आपका आ चुका है। अगले को देखिए, क्या करोगे? इंटू 4 + 1, आगे कुछ मत देखो, सीधा करो, इंटू 4 + 1 मल्टीप्लाई करो। 4 को 1 से गुणा करोगे 4 आएगा, 1 जुड़ेगा 5 आएगा। जिस ऑप्शन में पीछे 5 होगा वही आंसर है अपना, यानी ये कट गया, ये कट गया, बचे ये दोनों। इन दोनों में से कोई ना कोई सा लगेगा, अगले से गुणा करेंगे, ऑटोमेटिक बात क्लियर हो जाएगी। 8 चौक 32, जिसमें 2 आ रहा है वही आंसर है। आपका आंसर गया 16 72। पूरा मल्टीप्लाई करने की कहां आवश्यकता है? एग्जाम है भैया, अपने को वहां सब कुछ थोड़ी करके दिखाना है किसी को। डायरेक्ट हिट्टे पर पहुंचे, क्या कर दिया? 4 से गुणा, 1 जोड़ा 5, 8 चौक 32, 2 चाहिए, आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो क्रैकर्स हब इंस्टीट्यूट है कोटा का, हाड़ौती में जाना माना एक नाम है, एसएससी बैंक और रेलवे की तैयारी करने वाला। हम लोगों ने एक पहल करी है कि हम लोग आपके लिए, हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने स्टार्ट करी। लेकिन फिर हमने सोचा क्यों ना इसको ऑनलाइन मोड पर ही ट्रांसफर कर दिया जाए, कि जो बच्चे हमसे जुड़े हैं और जो अन्य इंस्टीट्यूट में भी अपनी तैयारी बेहतर रूप से कर रहे हैं, उनकी तैयारी को भी थोड़ी सी धार दी जाए और उनकी तैयारी में भी हम लोग थोड़ा सा भागीदार बने। चाहे उनसे दूर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन के माध्यम से
वो भी कुछ मदद ले पाए, उसके लिए एक नई पहल हमने शुरू करी है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिएगा। जिस एनर्जी के साथ हम लोग हर संडे को टेस्ट लेके आते हैं, वीडियो सॉल्यूशन लेके आते हैं, चाहिए कि आप लोग भी अपने मित्रों के साथ इन चीजों को शेयर करते रहें। और जब भी कंटेंट आपको अच्छा लगे, इसको वीडियो को लाइक करें और कमेंट करते हुए अपने जो सुझाव हैं या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये जो भी अप्रिशिएट आप करना चाहते हैं कि कहीं कुछ दिक्कत आती है समझने में या फिर आप कुछ और चाहते हैं, तो वो चीज बताते रहें। और ऑफलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए क्रैकर्स हब कोटा में तलमंडी पे हमारी कोचिंग है, यहाँ पर आपका स्वागत है। आ सकते हैं। नए बैचेज हर संडे के बाद मंडे जब आता है तो मंडे को स्टार्ट हम लोग करते हैं। हर मंडे हमारा एक नया बैच स्टार्ट होता है। आप चाहे तो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका पहले का क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना? हाँ बिल्कुल हो चुका है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब ये कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन पर एक बार नजर मारिए। क्वेश्चन को आप देखेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दमबाजी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा सा बस देख लीजिएगा और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिन बच्चों ने क्लासेस में ध्यान से पढ़ा है उन्होंने तो यूं ही देखकर इसको उड़ा दिया होगा क्वेश्चन को। देखो क्या दिया गया है दोस्तों, ये दिया गया है PEOPLE को किसी कोड भाषा के अंदर क्या कहा गया है? NOEMEL बोला गया है। NOEMEL बोला गया है। उसी कोड भाषा के अंदर किसको? टेबल को, TABLES, टेबल्स को उसी कोड भाषा के अंदर RBAISE कहा जाता है। तो आपसे पूछा है MATURE को क्या कहा जाएगा? तो जरा गौर करते हैं। P कितने नंबर पर आता है? 16 नंबर पर। और N कितने नंबर पर आता है? 14 नंबर पर। T कितने पर आता है? 20 पर। R कितने पर आता है? 18 पर। M 13 पर आता है। तो आंसर की शुरुआत 11 से होनी चाहिए। 11 पर K आता है। जिस ऑप्शन में K आ रहा है वही अपना आंसर। हटाओ, ये आपका आंसर आ चुका है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे? अरे पूरा करके दिख लेंगे भैया, अभी काहे को टेंशन लेते हो। ये देखिए E कितने पर आता है? E 5 पर आता है। O कितने पर आता है? O 15 पर आता है। अरे ऐसे थोड़ी, ये तो उल्टा सीधा हो रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखा तो हमें कुछ जानकारी, अरे हट जा रे भैया, कुछ जानकारी समझ में आई। क्या जानकारी समझ में आई? इन दोनों को तो इंटरचेंज करा दिया। ओ को पहले, ई को बाद में, चेंज कुछ नहीं किया। ये आ गया ना, तीनों मिल गए। इसके बाद में पी कितने पर आता है? 16 पर आता है। एम कितने पर आता है? 13 पर आता है। तो 16 में से 3 गया तो 13 आ गया। वैसे इन दोनों को भी इंटरचेंज कराया होगा, इन दोनों को भी इंटरचेंज कराया। ये मत समझना कि ये एम अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो बी और ए देखने को मिला। इसके बाद क्या आ रहा है? 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। आगे बात समझ में? तो ये दोनों चेंज होंगे, TU आएगा, TU। तो बोलो मिल रहा है T और U? कहां मिल रहा है? TU टाइपिंग, अरे T और A मिल गया। उसके बाद U कितने पर आता है? 21 पर आता है। 21 में से 3 जाएगा तो बोलो क्या बनेगा? 21 में से 3 जाएगा तो 18 बनेगा। 18 पे R आ रहा है, बिल्कुल R आ रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? LE फिर चेंज करा दिया और यहां पर SE हुआ होगा, ये AC हो गया। तो अपने में क्या होगा? ER होगा। तो अपने भी ER आ रहा है। बोलो आ गया ना आंसर? तो जब एक बार लॉजिक हमें समझ में आ जाता है कि यार इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग सारी बात चल रही है, तो फिर वहां एग्जाम के अंदर समय बचा लिया जाता है। किसको देख करके? ऑप्शन को देख करके। दोस्तों इसमें मुझे पहले ही हिंट मिल गया था कि यार ये तो के पर ही आंसर लगेगा। बेचारा इसने के को और जगह दे ही नहीं रखा, बातें उलझा ही नहीं रखी, बात सीधी सीधी दे रखी है, तो हम बेवजह क्यों उलझे? आई बात समझ में? चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। आहा, वापस क्वेश्चन आया है किसका? ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध का। रक्त संबंध जानिए समझिए क्या है। क्या कहता है? अरे ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर, सारा कुछ खुद ही कह रहा है, सारा कुछ खुद ही बोल रहा है। गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी,
अरे भैया गगन बोल रहा है कि उसकी, किसकी, जिसकी तस्वीर की ओर इशारा कर रहा है, और तस्वीर किसकी है, अमित की। तो क्या कह रहा है ये, अमित की बहन की माँ, यानी ये है हमारा अमित। ये कौन है, अमित। ये अमित की कौन है, बहन। अमित की बहन की माँ, अरे भैया साफ साफ ही बोल दो ना, अमित की माता जी। लेकिन एग्जामिनर साफ साफ क्यों बोलेगा, समझ रहे हो। यानी उसकी बहन की माँ, यानी उसकी का मतलब अमित हो गया, अमित की बहन की माँ का पति। अरे वाह क्या बात है, अमित की बहन की माँ का पति बोले तो अमित के पिताजी। मेरी बेटी, अब मेरी का मतलब ये बोलने वाला यानी गगन भाई साहब, इसका मतलब मेरी का मतलब गगन। मेरी बेटी की माँ, अब ये भी उस्ताद आदमी है, खुद भी बात सही सही नहीं बोल रहा, क्या कह रहा है, तो ये गगन है, गगन मेरी बेटी, ये गगन की बेटी, इस बेटी की माता जी, ये इसकी माता जी के पति जो कि खुद गगन है, का पिता, ये पिताजी, क्या पिता है बताओ। घुमा फिरा के बात क्या बोली गई है, घुमा फिरा के बात ये बोली है कि गगन ने अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि अमित की बहन की माँ का जो पति है, यानी ये जो आदमी है ना, ये आदमी, ये कौन है, गगन की बेटी की माँ के पति का पिता है, यानी गगन के पिताजी हैं। ये व्यक्ति गगन के पिताजी हैं, तो अगर ये व्यक्ति गगन के पिताजी हैं तो गगन को यहां पर आना पड़ेगा, गगन को इसी पीढ़ी में आना पड़ेगा ना। ये गगन के क्या हो गए, पिता हो गए, समझ गए। यानी इस वाली चीज को मैं यहां बना रहा हूं, तो ये गगन हो गया, गगन के ये पिताजी हो गए, गगन की ये वाइफ हो गई, गगन की ये पत्नी है, और ये पत्नी है तो ये इसकी क्या हो गई, गगन की बेटी है, बेटी की माँ, माँ बोले तो गगन की क्या है, ये गगन की पत्नी है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से तो ये एक ही पिताजी की संतान है, गगन और अमित। यानी क्या है, अमित का गगन से क्या संबंध है, अरे भाई का संबंध है। भाई किसका संबंध है, भाई का संबंध है। सीधी सीधी बात समझ में आ रही है कि गगन क्या लग रहा है अमित का, अमित का क्या लग रहा है, अरे तू मेरा भाई लग रहा है, क्या लग रहा है, भाई लग रहा है। आगे बात समझ में, कोई दम है क्वेश्चन में, अरे कतई दम नहीं है भाई, समझ गए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिशा दूरी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, दिशा दूरी वाले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखो भैया क्या है क्वेश्चन, नोया अपने घर से कार चलाते हुए निकलती है और पूर्व दिशा की ओर 9 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। तो जिधर गाड़ी चलाई गई है पहले हम भी चलवा लेते हैं। यानी नोया, ये नोया अपने घर से कार चलाते हुए निकलती है, किधर की ओर, पूरब की ओर, 9 किलोमीटर जाती है, गाड़ी चलाती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। बाएं मुड़ने का मतलब होता है उल्टे हाथ की ओर, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना। बाएं मुड़ती है और कितना और जाती है, 8 किलोमीटर और चली जाती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। अब भैया फिर दाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, ये दाएं मुड़ गई और यहां से 6 किलोमीटर गाड़ी चलाकर फिर पहुंच गई। 6 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, 6 किलोमीटर गाड़ी चलाकर अपने कार्यालय में पहुंच जाती है, अपने कार्यालय में प्रवेश करती है। उसके घर, ये है घर और ये क्या है, कार्यालय, ठीक है, घर और ये क्या है, कार्यालय। तो उसके घर से कार्यालय के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, तो देखिए क्या है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है इसका कार्यालय। अरे उसका घर नहीं, इसका कार्यालय है। तो आपसे कहा है कि इसके घर से कार्यालय की न्यूनतम दूरी क्या है। दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है हमेशा एक सीधी लाइन, क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है। दोस्तों क्लास है उसको याद कीजिए कि दो त्रिभुज बनते हैं, दो को मिलाकर के एक बनाते हैं, दो को मिलाकर के एक बनाया जाता है। तो दो त्रिभुज को मिलाकर के जब आप एक त्रिभुज बनाएंगे तो ये वाला लंब
प्लस ये वाला लंब दोनों जुड़ जाएगा। 9 6 9 6 9 6 15, 9 6 कितना हो गया? 15 हो गया। और ये जो आधार है, ये जो आधार है ये पूरा 8 का 8 ही रहेगा, क्योंकि इसका आधा हमने किया नहीं है, ये पूरा आधार है। यानी इसका लंब प्लस इसका लंब ये पूरे कंबाइंड त्रिभुज का लंब हो गया। इसका आधार जो कि पूरा दे रखा है 8 हो गया। आपसे पूछा है इससे इसके बीच की दूरी क्या है? क्लासेस को याद कीजिए, ट्रिपलेट्स बताए थे, लंब आधार कर्ण, ऐसे ट्रिपलेट सिखाता हूं मैं क्लास के अंदर कि 3 4 तो 5 होता है, 5 12 तो 13 होता है, 8 15 तो 17 होता है, 8 15 तो 17 होता है, 8 15 तो आंसर क्या होता है? 17 होता है। अरे कहीं तीना क्लास में बातें कि एग्जाम में इन्हीं ट्रिपलेट से क्वेश्चन आते हैं। क्या बताया था? 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 17, राम 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 रूट 2, x रूट 2 होता है। बात बताई थी, आया कि नहीं आया क्वेश्चन? अरे सब एग्जामों में आए हुए ही प्रश्न है दादाओं, किसमें? एग्जामों में आए हुए ही प्रश्न है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर इस पेपर में भी पूरे नंबर नहीं आए ना, फिर देखना आप लोग। हाँ देखो क्या दे रखा है। ओहो, अब थोड़ा सा कुछ टाइम के बाद अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है, देखते हैं अच्छा है कि नहीं है। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है भैया? आपको दे रखा है वर्च्यू। वर्च्यू को क्या लिखा जाता है? एक्स सी बी वाई ए एन लिखा जाता है, वाई ए एन लिखा जाता है। उसी भाषा में मोडेस्ट को क्या लिखा जाएगा? उसी भाषा में मोडेस्ट को क्या लिखा जाएगा? ये चीज आपसे पूछी गई है कि उसी भाषा में मोडेस्ट को क्या लिखेंगे। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बन रहा है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों को मैंने आपको समझाया। क्या बताया भैया? मैंने आपको बात क्या बताई थी कि जब भी मेन वर्ड के अंदर लेटर होता है, कोड वर्ड के अंदर लेटर होता है, तो पहले हम लोग ये चीज चेक करते हैं कि मेन वर्ड के अंदर जितने लेटर आ रहे हैं उनकी संख्या गिनो और कोड वर्ड के अंदर आने वाले लेटर की भी संख्या गिनो। क्या ये बराबर है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर है। बराबर है तो अगला काम इनका ये देखो कि यहां पर जो लेटर आ रहे हैं इधर भी वही लेटर उल्टे सीधे क्रम में तो नहीं आ रहे। आप कहोगे नहीं नहीं गुरुजी नहीं आ रहे। मैंने कहा अगर नहीं आ रहे तो इनका कोई अपोजिट आ रहा है। अपोजिट का मतलब V का अपोजिट क्या होता है? E होता है। E दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो फिर अपोजिट भी नहीं है। ये दोनों बातें जब सही नहीं निकलती तो क्या बोला था? ये दोनों बातें सही नहीं निकलेगी तो उस केस में आपको नंबरिंग कर देनी है। अरे नंबरिंग किसकी? अरे लेटर की करेंगे भैया, और किसकी करेंगे? देखिए V कितने पर आता है? V आता है 22 पर, I आता है 9 पर, R 18 पर, T 20 पर, U 21 पर और E कितने पर? अरे E आता है 5 पर। क्लासों को याद करो, सिखाया था E जो T फल की रक्षा कर रही है, IPS बनाना है छोकरी को। समझ गए? जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें तो पता है क्लासरूम के अंदर मार साहब कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ठीक है, चलिए X कितने पर? 24 पर, C 3 पर, B 2 पर, Y 25 पर, A 1 पर और N 14 पर। मैंने तो यह भी सिखा रखा है आपको को इसके अंदर देखना है। सबसे पहले मुझे 24 बनाना है। 24 कहां से बनाऊं? आप कहेंगे सर 22 से क्यों ना बना लेते 24? मैं कहता अच्छी बात है, बना लेते हैं। 22 और 2 24 हो गया। फिर 9 से 3 बनाना है तो सर माइनस का 6 कर देते हैं। ये भी बढ़िया बात है, माइनस का 6 कर दो। पहले प्लस का 2 फिर माइनस का 6। लेकिन सारी बात 18 पर आकर बिगड़ गई। सारी बात किस पर आके बिगड़ गई? 18 पर आकर बिगड़ गई। तो अब क्या करना चाहिए? कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए ताकि अपना क्वेश्चन बढ़िया से बैठ जाए, क्वेश्चन सोल्व हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आए। तो देखो
मैं यूं कहूं आपको कि क्वेश्चनों को सोल्व करने के 4 पैटर्न मैंने क्लासरूम के अंदर आप लोगों को बताए, समझाए, दिखाए, सब चीज कर करके कि भैया ऐसे होता है। तो मैंने कहा कि क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका ऐसे है, आगे से सोल्व करते हैं। अगर बात सीधी उंगली से नहीं होती है, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है, तो उंगली टेढ़ी करते हैं, बोले तो क्वेश्चन को पीछे से सोल्व करते हैं। जब क्वेश्चन ऐसे भी सही सोल्व नहीं होता है, मतलब क्वेश्चन कहता है कि भैया हमारे तो संगठन में शक्ति है, तो हम क्या कहते हैं, ले तुम्हें करते हैं आधा आधा, फूट डालते हैं, राज करते हैं। फूट डालो राज करो का मतलब क्या होता है, आधा आधा कर देते हैं। और आधे आधे से भी बात नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, जोड़े बना देते हैं। जोड़े बनाने का मतलब स्वेपिंग करा देते हैं, स्वेपिंग करा देते हैं, स्वेपिंग करा देते हैं। आई बात समझ में? तो इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक बात लगेगी। अब क्या है, देखिए, इसको आधा कर दीजिए और इसको आधा कर दीजिए, चलेगा किधर? ये तो मैं ये तीर के चिन्ह मैंने अभी लगा दिए, वैसे मुझे लगाने नहीं चाहिए तीर के चिन्ह, क्योंकि अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते चलेगा किधर। हम तो कहते हैं आधा ये हो गया और आधा ये हो गया। अब जरा पढ़िए कि इस 18 में से, इस 18 में से 6 जोड़ दिया जाए तो 24 बनेगा। कितना जोड़ा? प्लस का 6। 9 में 6 माइनस कर दिया जाए, 9 में 6 माइनस कर दिया जाए तो क्या बनेगा? 9 में 6 माइनस कर दिया जाए तो 3 बनेगा। लेकिन ये वाला लॉजिक यहां पर नहीं लग रहा, 22 पर नहीं लग रहा ना। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। ये 22 हो गया, 22 में यहां पर क्या हो गया, 2 हो गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टी जो है 20, अरे 6 18 6 तो 24 होता है। हाँ, इधर देखना है ना अपने को, तो मैं कहाँ देख रहा हूं, मैं उल्टा देखने लग गया। चलो देखो, ये 24 आ गया दोस्तों। 18 में 6 जोड़ा तो 24 आया, 9 में 6 माइनस किया तो 3 आया, और 22 में 6 जोड़ा, 22 में 6 जोड़ा तो 22 और 6 कितना होता है, 28 होता है। मैं कहूं अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं, आप कहोगे सर 26 होते हैं। तो अपना तो 28 बना ना, 26 के बाद कितने ज्यादा, 2 ज्यादा, 2 का मतलब ए और बी, यानी कि ये बी वही तो है, यानी 3 मिल गए। और 3 मिल गए तो आगे मुझे, अब तो हो गया क्वेश्चन सोल्व, यानी ये ऐसे सोल्व हुआ है। तो ये कैसे हुआ होगा? अब इसको ऐसे सोल्व करें या ऐसे सोल्व करें, वो तो करके देखना पड़ेगा दादा। तो क्या है, अब इसके बाद 25, 1 और 14 आ रहा है, तो कैसे बनाए? हाँ, 20 5 25, 21 में से, अरे ये तो लफड़ा पड़ गया, 20 5 नहीं, बात नहीं बैठी यार। तो क्या करें? अरे ऐसे हो रहा है ना, देखिए 5 आ रहा है, तो 5 में से 6 माइनस, अरे ये हो गया भैया सोल्व। अगर हम लोग 6 माइनस करते हैं, 5 में से 6 माइनस, आप 5 का मतलब समझते हो ना? सुनो यहां पे, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। मैंने कहा 5 स्थान पहले की बात करो, 6 स्थान पहले की, 1 2 3 4, इसके पहले जेड, उसके पहले वाई। तो बोलो 5वां स्थान, छठा स्थान आ गया ना, छठा स्थान, तो 6 माइनस यानी 5 और इसमें 6 स्थान पीछे गया तो मुझे y मिल गया। अगला देखो, 21 प्लस 6 कितना होगा? 21 में 6 जोड़ूंगा तो 27 बनेगा, 21 में 6 जोड़ूंगा तो 27 बनेगा। 27 का मतलब a आएगा, 26 प्लस का 1। उसी प्रकार से 20 में 6 माइनस करूंगा तो 14 आएगा, 20 में 6 माइनस करूंगा तो 14 आएगा। यानी हिंट आपको मिल गया है। क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, बात आपको समझ में आ गई है। भैया इसको आधा कर देना, इसको पूरा कर देना। हाँ, अरे इसको भी आधा कर देना, पूरा क्या कर देना? अरे तीर का चिन्ह गलत लग गया, अरे तीर के चिन्ह तो अपने ऊपर हैं, देखिए किधर भी लगा दिए जाएंगे। ये लो, अब तो सही लग गया ना। अब देखो एम कितने पर आता है? एम हमारे साहब 13 पर आता है, तो डी 4 पर, ओ 15 पर, एम 13 पर। क्या करना है सबसे पहले? सबसे पहले सर 6 जोड़ना है। 4 में 6 जुड़ा 10 बनेगा। जे जहां पर आ रहा है वो आंसर है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, जे। इसके बाद देखिए JIS, JIS, Y और N, यानी
3 को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अगले वाले पर आ जाओ, अगले वाले को सोल्व कर लो, आपका आंसर समझ में आ जाएगा। ये आ रहा है, मैंने 5 में 6 जोड़ा था, मेरे पास y आया था, यहाँ पर 20 दे रखा है, 20 में मेरे 5 में 6 माइनस किया था, 20 में 6 माइनस करूंगा 14 आएगा, 14 पे n आ रहा है, क्योंकि ये दोनों आंसर JIS और JIS यहाँ तक सेम है, यहाँ y है यहाँ n है, डिफरेंस यहीं से क्रिएट हो रहा है, अपना आंसर यही है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से आपको दिमाग लगाना है एग्जाम के अंदर और डायरेक्ट आंसर निकाल देने हैं। डायरेक्ट आंसर निकाल दोगे, लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, यही लॉजिक अगर आप यहां पर फिट कर देंगे तो आपका प्रॉपर वही आंसर आ जाएगा जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन आपके लिए किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कहते हैं कि रख हौसला, क्या बोलते हैं दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और साहिल के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तुम तैयारी करते रहिए, हर संडे मिलते रहेंगे हम लोग इन्हीं टेस्टों के साथ, और संडे ही क्या, संडे का तो वादा है ही सही, इसके बीच में आपसे भी मुलाकात होती रहेगी। T20 सीरीज प्रश्नों की रीजनिंग की आज अनाउंस करता हूं मैं आपको, T20 सीरीज प्रश्नों की लेके आएंगे, हर टॉपिक की जो आपका एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, टॉपिक वाइज 20-20 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता रहूंगा, किसी भी एक टाइप के, किसी भी टॉपिक के, और हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस आप लोग घर पे बैठे बैठे करते रहेंगे। देखिए क्या चल रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में P जो है बाएं छोर से 17वें और दाएं छोर से 23वें स्थान पर खड़ा था। Q पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा था, तो बाईं छोर से उसकी स्थिति क्या थी? अरे किसकी? तो Q की ही पूछी होगी। चलो देखते हैं। छात्रों की एक पंक्ति में, ये पंक्ति है, ठीक है, छात्रों की एक पंक्ति में ये पंक्ति जो होती है ये इसका क्या होता है? ये इसका बायां होता है। छात्रों की ये जो पंक्ति है ये इसका क्या होता है? दायां होता है। कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि बायां और दायां क्या है सर, मैं बताता हूं भैया, ऐसे कर लेना हाथ को, ये क्या बन रहा है? डी फॉर दायां, डी फॉर दायां, और ये हाथ क्या बना रहा है? बी फॉर बायां, यानी ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। तो छात्रों की एक पंक्ति में P जो है वो बाएं छोर से, P बाएं छोर से कौन से स्थान पर? 17वें स्थान पर बैठा है। ये P 17वें स्थान पर, और दाएं छोर से, और अगर यहां से काउंट करोगे आप, यहां से इसको काउंट करते करते देखोगे तो ये आपको कौन से स्थान पर दिखेगा? 23वें स्थान पर दिखेगा। अब मैंने बताया था जब किसी भी एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान दे रखे हो तो कतार में बैठने वाले कुल लोगों की संख्या पता लग जाती है। तो कतार में कुल कितने लोग बैठे हैं भैया? कतार में बैठने वाले कुल लोगों की संख्या दोनों स्थानों को जोड़ दीजिए, 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 17, यानी 20, 30 और 40। लेकिन क्या होगा? एक माइनस होगा। क्या होगा? एक माइनस होगा। क्यों होगा? अरे तुम्हें पता है ना, ये P तो आगे से भी गिनाई में आ गया 17वें स्थान पर, और पीछे से भी गिनाई में आ गया 23वें स्थान पर, तो दोनों स्थानों में से P ही बैठा है, तो P तो एक ही आदमी है, उसको दो बार क्यों गिन रहे हो? एक बार माइनस करो। 23 प्लस 17, 20, 30, 40 माइनस 1, टोटल व्यक्ति कितने? 39। कितने? 39। क्लियर? ठीक है। अब आगे की लाइन, ये तो कतार में कुल लोग कितने हैं, कुल व्यक्ति आ गए। हमसे क्या पूछा? यदि Q पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा है, अब 39 तो लोग हैं, और Q जो है वो पंक्ति के ठीक मध्य में खड़ा है। मध्य का मतलब समझते हो ना, आधे इधर आधे इधर, और एक बीच में वो होता है ठीक मध्य का। अरे हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, मूवी देखी? वो क्या कहता है? आधे इधर जाइए आधे इधर जाइए, बाकी जो बचे वो बीच में एक ही बचता है। ये बात समझ में? यानी अगर 39 है तो 39 में एक स्थान तो बीच वाला हटा लो, बीच वाला हटाने के बाद में 38 बच जाते हैं, 38 बचने के बाद में 19 इधर और 19 इधर, 38 और एक बीच में।
यानी 19 इधर और एक बीच में, यानी 20वां। कहीं से भी देखा जाए 20वां ही रहेगा। तो क्या दे रखा है? 20, आपका आंसर है। तो बाईं छोर से उसकी स्थिति क्या थी? किसकी? क्यू की। क्यू पंक्ति के ठीक बीच में खड़ा है। मैंने अभी ये आपको एक्सप्लेन करके बताया। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले वाइज बताता हूं। क्या होता है कि जब भी ऐसी संख्या आती है उसमें एक जोड़ के 2 का भाग लगा दीजिए। 39 प्लस 1/2 करेंगे, ये क्या आएगा? 40/2, और इसका मतलब क्या होता है? 20 होता है। तो आपका स्थान आ गया कौन सा? 20वां। कौन सा स्थान आ गया? 20वां। यानी इन टोटल व्यक्तियों में आगे से ये कौन से नंबर का है? बाएं छोर से इसकी स्थिति क्या है? 20वें नंबर का है। क्लियर हो गया होगा सबके आंसर? उम्मीद की जाती है सबके आंसर आपके बिल्कुल और बिल्कुल सही आ रहे होंगे। किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम हॉल के अंदर नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करें। 30 क्वेश्चनों को पढ़ना है। 30 क्वेश्चनों को पढ़ना है दोस्तों। हम आ रहे हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। अभी हमारी सफर थोड़ा सा लंबा है। हौसला बना के रखिए, बीच में छोड़ के भागना नहीं है। सारी चीजों को पढ़ना है और अपने आंसरों को चेक करना है। ठीक है। रंजन रितेश के पिता हैं जो सनी के नाना हैं। बात समझिएगा। रंजन, रंजन कौन है? रितेश के पिता हैं। रंजन रितेश के पिता हैं, यानी ये है रितेश, और रितेश के पिताजी कौन हैं? रंजन है। रितेश के पिताजी कौन है? रंजन है। मैं यहां लिख नहीं रहा, आपको यहाँ पे सब बातें लिखी हुई है। मैं बस पीढ़ी बना रहा हूँ। पीढ़ी में समझ जाना, ऊपर वाली पीढ़ी पे बात चल रही है और यहाँ पे पिताजी की बात चल रही है। रंजन रितेश के पिता हैं। लाइन बन चुकी है। जो का मतलब होता है जो इस लाइन के अंदर नियरेस्ट है ना, उस व्यक्ति की बात चल रही है। जो का रिलेशन बैठ रहा है रितेश के साथ में, यानी हम कहेंगे जो सनी के नाना है। तो सनी के नाना किसको बताया गया है? रितेश को बताया गया है। यानी रितेश सनी के नाना है। अब रितेश सनी के नाना है, इस लाइन का मतलब क्या है कि रितेश के एक बेटी है और उस बेटी के ये जो सनी नाम का पुत्र पुत्री जो भी है वो है। तो इसके एक बेटी है और उसके जो उसकी जो बेटी है, उसका बेटी या बेटा जो भी है ये, उसका नाम क्या है? सनी है। तो रितेश जी सनी के नाना हो गए। सनी की माताजी और माताजी के पिताजी। ये सनी की क्या है? माताजी, ऊपर वाली पीढ़ी में ये नहीं। अब क्या दे रखा है? दक्षिता रीमा की पुत्री है। कहीं रीमा दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, तो लाइन को छोड़ दो अभी। शिखा रीमा की सास है। शिखा विखा दिख रही है कहीं पर? नहीं दिख रही, लाइन को छोड़ दो अभी। रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। ये रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है। अरे ये तो रंजन का पुत्र है। तो भैया एक व्यक्ति 2 लोगों का पुत्र है, इसका मतलब, अरे 2 लोगों के पुत्र से मतलब पिताजी और माताजी। नलायकों और मत समझना कुछ भी। हाँ, क्या रितेश शिखा का पुत्र है? तो क्या हो गया? रितेश शिखा का इकलौता पुत्र है, एक ही बेटा है। अब शिखा आ गई ना, तो जो छोड़ी हुई लाइनें हैं शिखा की, उन्हें भी बना देते हैं। कहां गई? शिखा रीमा की सास है। सास कहां रही रे? सास रीमा की सास है। कौन? शिखा। तो ये रीमा का विवाह रितेश भैया के साथ हुआ है। रितेश की माताजी शिखा है, तो शिखा जी जो है वो रीमा जी की सासू माँ है। आगे बात समझ में? शिखा रीमा की सास है। अब देखो रीमा आ गई ना, तो दक्षिता भी आ जाएगी। दक्षिता रीमा की पुत्री है। ये रीमा, अरे रीमा तो हो गई ना, तो कौन? दक्षिता। लेकिन एक बात सोचो, मैंने कहा रीमा की पुत्री दक्षिता है, तो ये भी तो बेटी ही है, ये भी तो बेटी ही है। तो हो सकता है दक्षिता ये यहां पर जो भी है ये दक्षिता हो, या हो सकता है कि रीमा की कोई दूसरी बेटी है, उसका नाम भी दक्षिता है, क्योंकि इसने इकलौती पुत्री तो नहीं कहा। तो अभी हम दोनों संभावनाओं को लेके चलेंगे। हमारा आंसर डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। आगे बढ़िए। पल्लवी सनी की बहन है। पल्लवी यहां पर आएगी। पल्लवी का कोई रोल नहीं है क्वेश्चन के अंदर, ये तो ऐसे टाइम पास करने के लिए आई। दक्षिता का सनी से क्या संबंध है?
दक्षिता कहां रही? ये रही। किससे? शनि से। तो जिन दो लोगों के बीच संबंध पूछा जा रहा है वो ये रहा, दक्षिता और शनि। अब देखिए, शनि की माताजी की बहन क्या लगेगी? मौसी। क्या लगेगी? मौसी। मौसी लगेगी। और क्या है? मौसी ऑप्शन में है? कहोगे नहीं है सर, मौसी तो ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो मैंने क्या कहा था? दक्षिता ये भी तो हो सकती है। अगर दक्षिता ये है, या लगा देता हूं, या तो दक्षिता ये है या ये है। अगर ये है दक्षिता तो शनि की क्या है? ये मां है। तो शनि की क्या हो गई? मां हो गई। तो हम लोग कहेंगे या तो मौसी या मां आंसर है, लेकिन हमारे ऑप्शन में तो क्या दे रखा है? मां दे रखा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये कौन है? शनि की मां है। कौन है? मां है। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्वेश्चन दे रखा है? सायंकाल के समय एक व्यक्ति अपनी परछाई की दिशा में 5 मीटर चलता है। अरे यार, सायंकाल के समय चल रहा है। सायंकाल के समय चल रहा है। सायंकाल के समय पश्चिम में जा रहा है क्या? अरे सायंकाल के समय सूरज पश्चिम में होता है, परछाई तो पूरब में पड़ती है। कोई व्यक्ति अपनी परछाई की दिशा में जाएगा तो पूरब में ही जाएगा ना। तो साय के 4 बजे के लगभग एक व्यक्ति पार्क में अपनी परछाई की दिशा में, अपनी परछाई की दिशा में 5 मीटर गया। सायंकाल का समय है, सूरज पश्चिम में है, ये पूरब है या पश्चिम है? सूरज पश्चिम में है, कोई व्यक्ति खड़ा है, परछाई पूरब में पड़ेगी, परछाई की तरफ जा रहा है, यानी व्यक्ति किधर जाएगा? पूरब में जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 5 मीटर चलता है, वामाव्रत घूर्णन करता है और 10 मीटर, वामाव्रत का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत घूर्णन करता है और 10 मीटर सीधा चलता है। पुनः वामाव्रत घूर्णन करता है और 29 मीटर सीधा चलता है। पुनः वामाव्रत घूर्णन करता है और कितना जाता है? 29 मीटर सीधा चलता है। तो बताइए प्रारंभिक व अंतिम स्थान के मध्य की दूरी क्या है? यात्रा यहां से शुरू करी, अंतिम पॉइंट ये रहा, अंतिम स्थान ये रहा। इन दोनों के बीच की दूरी आपसे पूछी, दादाओं कर्ण पूछा है। क्या पूछा प्यारे बच्चों? कर्ण पूछा है। कर्ण आपसे पूछा है, कर्ण आपसे पूछा है लंब आधार चाहिए। आप कहोगे मार साहब लंब आधार कहाँ है? अरे मैं कहूंगा ये 10 है ना। ये क्या है? 10। अरे ये 25 है, अरे ये 5 है, 5 चला गया तो ये क्या बचा? 24 बचा। तो यहां से यहां तक की दूरी 24 और ये दूरी कितनी है? 5, तभी जाके तो 29 हुआ। तो ये 24 10। आपके लिए तो नया क्वेश्चन ये बन गया कि सर ये 10 है, ये क्या है? सर ये 24 है। तो आपको ये आंसर बताना है। याद करो ट्रिपलेट, मैं कहता हूं पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगवाऊंगा कहीं पर भी। ट्रिपलेट क्या बताए थे? ट्रिपलेट बताए थे 5 12 13 होता है। तो 5 का दुगुना 10, 12 का दुगुना 24, तो 13 का दुगुना क्या बनेगा? अरे बोलो भैया, क्या बनेगा? 26। क्या बनेगा? तो 10 आया, 24 आया, तो आंसर कितना लगेगा? आंसर लगेगा 26। क्लियर है? ठीक है, ओके। समझ में आ गई होगी बात? अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? जरा बताते रहिएगा, ठीक है, बताते रहिएगा। उसके बाद की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। अगले क्वेश्चन की ओर तो देखो, अब ये क्वेश्चन आया अपने पास सीरीज का। इसमें क्या दे रखा है? इसमें दिया गया है हमें 8 10
24, 58 और 120 दिया गया है। और अगला हमें निकालना है कि अगला जो होगा वो क्या आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली चीज इनका डिफरेंस लेते हैं, यानी इन दोनों का गैप दे रखा है 2। आगे जब आपने गैप देखा तो आगे गैप हमें कितने का मिल रहा है, आगे गैप मिल रहा है हमें 14 का। आगे जब हम लोग गैप देखते हैं तो आगे गैप मिल रहा है हमें 34 का, और आगे जब गैप देखा जाए तो आगे गैप मिल रहा है हमें 62 का। जैसे ये गैप हुआ, अब इस गैप से कंटिन्यू आगे बढ़े कि ये गैप किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो आप जब इसे देखेंगे तो इन दोनों के बीच में गैप है कितने का, ये जो गैप हो गया हमारे पास में, ये गैप हो गया 12 का। ठीक है, 2 में जोड़ दिया मैंने, ये यहाँ पर 8 2 10 हो गया, 10 में यहाँ पे 14 जोड़ा 24 हो गया, 24 के अंदर 34 जोड़ा 30 20 50 और ये 58 हो गया, और 58 के अंदर हमने 62 जोड़ दिया, यानी 8 2 10 और ये हो गया। ये 2 का गैप, 14 का गैप, 34 का गैप, 62 का गैप। इसके बाद गैप कैसे आगे बढ़ रहा है देखिए, 2 के अंदर अगर आप 12 जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। इसके बाद 14 के अंदर अगर आप 10 जोड़ देते हैं तो 10 जोड़ने पे 14 के अंदर अगर हम 20 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 20 जोड़ देते हैं तो 34 हो जाता है। इसके बाद आगे का गैप कितना आ रहा है, आगे का गैप देखा जाए तो 34 और 6 हमारे पास में 40 हो रहा है, 40 50 60, यानी कि ये हो गया 22 और 6 यानी कि ये 28 का गैप हुआ। अब जरा इस पर गौर करते हैं कि ये गैप किस तरीके से आगे चल रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए 12 और 20 के अंदर जो गैप चल रहा है वो प्लस का 8 हो रहा है, अगले वाले में भी क्या हो रहा है, प्लस का 8 हो रहा है। तो ये जो गैप के अंदर गैप है उसमें +8 होता रहेगा, यानी आगे भी मुझे +8 ही करना है। अगर मैं आगे +8 करता हूं तो 28 और 8 ये कितना हो जाता है, 28 और 8 ये मेरे पास में 36 हो जाता है। 62 के अंदर 36 अगर मैं जोड़ूंगा तो 6 और 2 ये 8 हो गया, और ये हो गया मेरे पास में 9। 98 मुझे ऐड कराना है किसके अंदर, 120 के अंदर। तो 120 के अंदर अगर मैं 98 ऐड करता हूं तो ये हो गया मेरे पास में 8, 9 2 हो गया 11 और 1 हो गया 2, और आपका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी 218। 15 पे कौन आता है, ओ आता है। 18 में अगर अपन 3 जोड़ते हैं तो क्या बनता है, 18 में 3 जोड़ने से 19 20 21 बनता है। 21 पे क्या आएगा, यू आएगा। ए में 3 जोड़ा, ए में अगर 3 जोड़ा गया है तो अगर ए में आप 3 जोड़ोगे, ए में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, डी आएगा। ए में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, डी आएगा। तो ये हो गया प्लस का 3 माइनस का 3। कॉन्सेप्ट फॉलो करा दीजिए, प्लस का 3 माइनस के 3 का। 18 में 3 जोड़ दीजिए, 19 20 21 यू बना दीजिए, माइनस का 3 कर दीजिए। 1 में 3 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, आपका x बन जाएगा। क्या, x के बाद में y z a, यानी ये x बन गया है। उसके बाद में 20 में क्या कर दिया, 3 प्लस कर दिया। 20 में 3 प्लस करोगे तो w बन जाएगा, 20 में 3 प्लस करने से w बन गया। 5 में से अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो b बन जाएगा, 5 में से 3 माइनस करने से b बन गया। 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 बन जाएगा, 11 पे आपका k बन गया। और ये 8 में 3 जोड़ा, c में 3 माइनस करोगे तो z बन जाएगा, c में 3 माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा। c में 3 माइनस करने से जेड बन जाएगा। आंसर जो आ रहा है आपका, ये आ रहा है XWBXZ, XWBKZ आ रहा है। यहाँ पर एन हो गया है, ये एन की जगह, ये एन जो हो गया है, इस एन की जगह देखो क्या होना चाहिए, हाँ इस एन की जगह जो है ना थोड़ा सा करेक्शन होना चाहिए। इस एन की जगह क्या हो जाना चाहिए, इस एन की जगह यू हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 और प्लस का 3 किया गया है तो 18 19 20 21 21 पर यू हो जाना चाहिए। क्लियर है, क्या हो जाना चाहिए, इसको यू हो जाना चाहिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, रेवती जो है वो सुजीत की बहन है। रेवती क्या है, रेवती सुजीत की बहन है। प्रांजल की मां का विवाह सुजीत से हुआ है। रेवती सुजीत की बहन है, प्रांजल की मां का विवाह सुजीत से हुआ है। अब यह रेवती है, बना दीजिए रेवती। रेवती किसकी बहन है, रेवती बहन है किसकी, सुजीत की। प्रांजल की मां का विवाह सुजीत से हुआ है। ये यहां पर सुजीत है, ये प्रांजल हो गया,
और ये प्रांजल की माता जी है जो कि सुजीत की पत्नी है। तो ये चीज बन गई पूरी। रेवती सुजीत की बहन है, प्रांजल की मां का विवाह सुजीत से हुआ है, भाविता के एक पुत्र और एक पुत्री है। भाविता, भाविता कहां पर है अभी क्लियर नहीं है। लोपा प्रांजल की बहन है, ये हो गई लोपा। लोपा प्रांजल की बहन है, जो, यानी जो के बारे में बात चल रही है, किसके बारे में? लोपा प्रांजल की बहन है, यानी बात चल रही है किसके बारे में? प्रांजल के बारे में। किसके बारे में बात चल रही है भैया? प्रांजल के बारे में। लोपा प्रांजल की बहन है, जो का मतलब प्रांजल, प्रांजल जो भाविता का पोता है, यानी प्रांजल जो है भाविता का पोता है। अगर प्रांजल भाविता का पोता है, पोते का मतलब हो गया कि भाविता यहां पर होगी। भाविता किसकी माता जी है? भाविता सुजीत की माता जी है। सुजीत की पत्नी का बेटा प्रांजल जो है वो इसका पोता हो गया, भाविता का क्या है? पोता है। लोपा राम्या की पुत्री है, लोपा जो है वो राम्या की पुत्री है, तो यहां पर राम्या रही होगी क्योंकि प्रांजल की माता जी है और ये इसकी बहन है, तो ये इसकी लोपा जो होगी राम्या की पुत्री हो गई। अब आपसे पूछा है कि रेवती का राम्या से क्या संबंध है? रेवती, अब रेवती ये रही, राम्या ये रही, ये दोनों क्या है? ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, पति पत्नी है। राम्या पत्नी है, सुजीत पति है। सुजीत की ये कौन है? सुजीत की ये बहन है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? आपसे पूछा है रेवती का, यानी ये जो रेवती है ये राम्या की क्या लग रही है? तो राम्या के पति की बहन लग रही है। तो राम्या के पति की क्या लग रही है? बहन लग रही है। तो आंसर क्या आएगा? अरे आंसर आएगा पति की बहन लगेगी। क्या आएगा भैया? पति की बहन लगेगी। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है। 13, 34, 63, 108, 177 और 278, ये वाला क्वेश्चन है। क्या आंसर बनेगा देखेंगे इनमें से। देखिए 13 और 34 का अगर गेप लिया जाए तो 4 में से 3 चली गई तो 1 हो गया, 3 में से 1 चली गई तो क्या हो गया? 2 हो गया। यानी गेप है कितने का? 21 का। ठीक है, अगले की बात करते हैं। अगला जो है, अगला गेप कितने का आ रहा है? तो अगला जो गेप आ रहा है हमारा आ रहा है 29 का। ठीक है, अगला गेप कितने का आ रहा है? अगला गेप जो आ रहा है अपना आ रहा है 29 का। इसके बाद अगले गेप की बात करते हैं। अगला गेप कितने का आ रहा है? 63 और 108 की बात चल रही है। तो 63 और 108 में गेप की बात करें तो ये गेप आ रहा है 45 का। ठीक है, कितने का गेप आया? 45 का गेप आया। फिर अगले गेप को देखा जाए तो अगला गेप कितने का आ रहा है? अगला गेप आ रहा है हमारे पास में 8, 2, 10 हो गया और ये हो गया हमारे पास में 77 यानी 69 का। ठीक है, कितने का गेप आ रहा है? 69 का गेप आ रहा है। और अगले गेप को देखा जाए, अब ये जो गेप आगे बढ़ रहा है कैसे आगे बढ़ रहा है जरा ध्यान देते हैं। इसमें कितना प्लस हुआ? 21, 29 प्लस का 8, आगे क्या हो रहा है? 16, 9, 6, 15, 2, 3 और 1, 4, आगे क्या 24 हो रहा है क्या? 5, 4, 9, 4, 2, 6। तो अगले केस में जो माइनस हुआ हो, मतलब जो प्लस हुआ होगा वो क्या रहेगा? तो ये तो इसका गेप हो गया। अगला जो गेप जानना चाह रहे हैं वो गेप कितना रहेगा? 177। तो 77 है तो 23 तो ये बचा, कितना हो गया अपने पास में? 208 हो गया और 78 ये रहा। तो ये 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9 और 1, 10, 101 का गेप बचा अपने पास में। क्लियर है? तो ये 101 का जो गेप है, इस 101 के गेप को अगर हम लोग देखें यहां पर तो ये 70 के बाद में ये हो गया 31 और ये 32। अब देखिए कैसे आगे चल रही है बात। तो हमने इसको, अब ये 101 जो आया, 7 और 1 8 और 7 का 7 और 1, 101 जो आया, अब ये कैसे आगे चल रहा है? इसमें ये जोड़ दिया, अब इसमें हम लोगों ने 32 प्लस का कर दिया। 9, 10, 11, 6, 3, 9 और 1, 10 हो गया। यानी कहने का मतलब क्या चल रहा है? 8, 16, 24, 32 जो गेप चल रहा है उसके अंदर भी जो गेप चल रहा है उसमें 8 की टेबल चल रही है।
तो अगला जो गैप बनेगा उसमें आप क्या कीजिए, इस 8 की टेबल को ऐड कराते चलिए। 8 16, अगले केस में 40 जब आप इसके ऐड कराओगे तो ये बनेगा 141 जब हम लोग इसमें ऐड कराएंगे तो क्या बनेगा, 8 और 1 9, जिसमें पीछे 9 ऑप्शन में होगा वही अपना आंसर है। 419 अपना आंसर है, जोड़ के देख लीजिए। 8 और 1 9, 7 और 4 11 की 1, और 2 3 और 1 4, यानी आपका जो आंसर बना, कितना आंसर बना, 419 आपका आंसर बना है। यानी अंतर में अंतर लेकर के हमने सोल्व किया है। कैसे सोल्व किया है, डिफरेंस अंतर का भी अंतर लिया और अंतर में देखा तो हमें यहाँ पर किसकी टेबल मिल रही है, ये 8 की टेबल मिल रही है। 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया। 24 8 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 8 कितना हो गया, 40 हो गया। क्लियर हुआ, क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, मैग्नेट को HFTIJO लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कल्परिट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये देखो क्या दे रखा है, MAGNET, मैग्नेट को क्या लिखा जा रहा है, HFTIJO लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में कल्परिट COLPRIT को क्या लिखा जाएगा, कल्परिट को क्या लिखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्या है, बात समझिएगा कि ये M कितने पर आता है, 13 पर आता है, और A कितने पर आता है, 1 पर आता है। J कितने पर आता है, 7 पर आता है। N 14 पर आता है, E 5 पर आता है, और T कितने पर आता है, 20 पर आता है। M 13 पर आता है और ये क्या हो गया, 8 हो गया। यानी 13 से 8 क्या 5 माइनस किया जा रहा है क्या, आप कहेंगे सर पहले वाले में 5 माइनस कर दिया। F कितने पर आता है, 6 पर आता है, क्या 1 में 5 जोड़ दिया, बिल्कुल 5 जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया ना। लेकिन इसके बाद ये चीज आगे नहीं चल रही। यहां पर क्या है, यहां पर एक ई और होता, क्योंकि नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, यानी यहां पर एक इसकी कमी है जो कि मैं इसमें करेक्शन करा दूंगा पेपर आने से पहले आपके। तो यहां पर एक ए और आएगा, ए नहीं, इसमें माइनस करना पड़ेगा ना वहां जेड। इसकी जगह हम लोग लगाते हैं क्या, इसकी जगह हम लोग ई को लगते हैं। किसको रखते हैं, ई को, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी जगह ई को रखते हैं, ये MAEG और ये N। तो ये मैग्नेट जो है इसकी जगह ई को रखते हैं, तो ई जो नंबर पर आता है 5वें नंबर पर, और यहां पर एक चीज और रख देते हैं जो है जेड, यानी यहां पर जेड को और कर देते हैं। जैसे ये बना HF, तो इसकी जगह करते हैं हम लोग HFZTIJO। क्लियर, अब देखते हैं 13 में से 5 गया तो बना मेरे पास 8, 1 में 5 जोड़ा तो मेरे पास बना 6, 5 में से 5 गया 0 0 का मतलब जेड पर पहुंच गए, यानी ये बना हमारे पास में 26। उसके बाद में ये 3 हो गए और 3 ये आधे, और इसका क्या कर दिया, इसका विपरीत लिख दिया। क्या लिख दिया, अपोजिट लिख दिया। जी का उल्टा क्या होता है, टी होता है। ये 3 आ गए। इसके बाद देखिए अब ये जो चल रहा है 14 5 और 20, अब मुझे क्या चाहिए, 9 चाहिए, उसके बाद 10 चाहिए, उसके बाद 15 चाहिए। तो जो 9 है, यानी 14 में से 5 चला जाए तो बोलो 9 आ गया। उसके बाद में 5 में प्लस का 5 कर दिया जाए तो 10 आ गया, और 20 में से 5 चला जाए तो 15 आ गया। यानी इस क्वेश्चन को अगर हम आधा आधा कर देंगे तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। तो इसको देखें कि यहां पर क्या कर दे, इसको 3 कर देते हैं, अगले को भी 3 कर देते हैं, और बीच वाले को वैसा का वैसा रहने देते हैं। यानी ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है, ये क्वेश्चन आधा आधा करने से सोल्व हो रहा है। यानी कि आप जब ऑप्शनों में देखेंगे तो बीच वाला तो विपरीत रहेगा, बाकी आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर। सी आता है 3 पर, पहले वाले में करना है माइनस का 5, दूसरे वाले में करना है प्लस का 5, फिर अगले वाले में करना है माइनस का 5। तो 3, सी 3 पर आता है, माइनस का 5 करोगे, माइनस का 5 करने का मतलब सी के पहले है बी, उसके पहले है ए, उसके पहले है जेड, उसके पहले है वाई, और उसके पहले है एक्स।
अब यहां से देखिए सी से 5 स्थान 1 2 3 4 5 एक सारा है, यानी अपने आंसर की शुरुआत x से रहेगी। क्या सभी में एक सारा है? बिल्कुल सब में एक सारा है। अगले को देखते हैं, u 21 पर आता है, 21 में 5 जुड़ेगा तो 26 आएगा, 21 में 5 जुड़ते 26 आएगा, 26 पर जेड, तो जेड इसमें नहीं है, जेड इसमें नहीं है, ये दोनों ऑप्शन कट गए, ये दोनों ऑप्शन बचे हैं। अगली चीज पता लगते हैं, आपको आंसर पता लग जाएगा क्योंकि यहाँ जी आ रहा है और यहाँ पर ओ आ रहा है। एल आता है 12 पर, और 12 में से यदि 5 चला जाए तो 7 आता है, 7 पर कौन आ रहा है? जी। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पूरा भी करना चाहो तो इसके बाद पी का उल्टा क्या बनेगा? पी का उल्टा होगा के, आपको ये के मिल चुका है। उसके बाद में आर जो आ रहा है, आर आ रहा है 18 पर, 18 में से 5 जाएगा तो 13 आएगा, 13 पर आपको एम देखने को मिल रहा है। यानी ये क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो गया है। आगे होगी बात समझ में? यानी क्या कर दिया मैंने? आधे इधर, आधे अलग और इसका अपोजिट, आधे अलग और इसका अपोजिट। बस यहां पर एक चीज, इसको ए जोड़ा है, इसको मैंने यहां पर ए जोड़ा है, उसको जोड़ देंगे। क्लियर? आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 48 और अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये है क्वेश्चन नंबर आपका 18। देखिए क्या चल रहा है। कुल 42 छात्र पूरब की ओर मुंह किए पंक्ति में खड़े हैं। तो ये हमारे पास में 42 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 42 छात्र हैं। सभी पूरब दिशा में मुंह किए हुए हैं। पूरब दिशा ये होती है, सभी छात्र पूरब की ओर मुंह किए हुए हैं। दाएं छोर से, ये छोर कौन सा होता है? बायां छोर होता है। ये छोर कौन सा होता है? ये छोर दायां छोर होता है। दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है। तो दाएं छोर से, यहां से देखा जाए, यहां से देखेंगे तो ये नेहा जो आ रही है कौन से स्थान पर आ रही है? नेहा का स्थान हो गया 16वां। दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है। विनीता बाईं छोर से 26वें पे है। विनीता बाएं से देखा जाए तो कौन सा नंबर पर आ रही है ये? और ये दूसरी है और इसका नाम विनीता है और ये है 26वें स्थान पर। अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, इसको देखने के लिए हमें इस बात पर जाना पड़ेगा कि कितने छात्र हैं। कुल 42 छात्र हैं। 20 30 36 6 42, 42 पूरे हो गए, यानी दोनों के बीच में एक भी नहीं है, दोनों पड़ोसी हैं। दोनों क्या हैं? दोनों पड़ोसी हैं। तो कुल 42 छात्र हैं और दाहिने छोर से नेहा की स्थिति आपको 16वीं दे रखी है। विनीता बाईं ओर से 26वें स्थान पर खड़ी है। यदि मंगला, अब किसके बारे में बात चल रही है? एक अलग लड़की आ गई। मंगला 7वें स्थान पर नेहा के दाहिने खड़ी है। अब नेहा के दाहिने, नेहा का मुंह पूरब की ओर है, पूरब की ओर है तो नेहा के दाहिने 7वें स्थान पर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7वें स्थान पर यहां पर कौन खड़ी हुई है? यहां पर मंगला खड़ी हुई है। मंगला 7वें स्थान पर नेहा के दाहिने खड़ी है, यानी नेहा के दाएं से 7वां स्थान है। तो पंक्ति में अंत से बाएं मंगला का स्थान कौन सा है? ये अंत से वर्ड तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। पूछना तो वो बाएं से ही चाह रहा है कि बाएं से मंगला का स्थान कौन सा है। अब बात समझो, अगर आप 16 में 7 जोड़ दोगे तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि काउंटिंग आपको ऊपर से करनी है। विनीता 26वें नंबर पर है तो नेहा 27वें नंबर पर रही होगी और 27वें के बाद में आपको 7 स्थान और चलने थे। 27 7 कितना होता है? 34 होता है। आपका आंसर आ चुका है 34। कैसे? विनीता 26, ऊपर बाएं से देखा जाए तो नेहा 27वें पे, 28 29 30 31 32 33 और 34। तो 34वें स्थान मंगला का है। कहां है? कहां से? बाएं से। बाएं से। केवल बच्चा इस क्वेश्चन में यही गलती करेगा कि सर नेहा 16वीं, तो 16 और 7 जोड़ देगा। 16 7 जोड़ते हैं, वैसे ऑप्शन में भी नहीं दे रखा।
यानी एग्जामिनर ने कोई चालाकी नहीं कर रखी। अगर वो चालाकी करता तो 16 7 23 दे देता आपको, तब जाके आप आंसर में उलझ जाते। लेकिन अब आपका आंसर बिल्कुल सही है, 27 और 7 कितना हो गया, 34। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19वां, पेपर में क्वेश्चन नंबर 49 सीरीज का क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। जरा दिमाग लगाओ एक बार। 113, 114, 110, 119, 103, 128। क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को समझा रखा है, क्या बता रखा है कि जब भी क्वेश्चन कभी बढ़ता है, फिर कभी घटता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें मिक्स सीरीज लगानी चाहिए सबसे पहले। तो अगर हम लोग इसमें मिक्स सीरीज के बारे में चर्चा देखें तो ये 110, 103 और आगे अपने आंसर की ओर बढ़ेंगे। और ये दूसरा 114 से 119, 119 से 128 क्या रहा होगा जरा देखें। 114 से 119 दोस्तों कितना प्लस कर दिया है, 5 प्लस कर दिया है। 119 से 128 कितना प्लस कर दिया है, 9 प्लस कर दिया है। 5 के बाद में 9 आया, यानी कि 4 का गैप चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। 113 से 110 आया, कितना जुड़ा, 7 जुड़ा। अरे 7 थोड़ी जुड़ा, 113 से 110 आया, 3 माइनस हो गया। 110 से 103 7 माइनस हो गया। अब अगले केस में क्या माइनस होगा, तो हम लोग ये देखेंगे कि 3 से लेकर जब हम लोग 4 तक गए, 7 तक गए, तो 3 और 7 में 4 का गैप था। तो अगले केस में भी हम लोग कितने का गैप करेंगे, 4 का गैप करेंगे। 7 और 4 11 हो जाता है, यानी 11 को माइनस करेंगे। और 128 में से 128 नहीं सॉरी 103 में से, मिक्स सीरीज चल रही है ना, तो 103 में से 10 को माइनस करेंगे, 192 हो गया, सॉरी 93 हो गया, और एक और माइनस किया तो 92 हो गया। मेरा आंसर 92 दे रखा है। यानी आपको पैटर्न समझ में आया, मिक्स सीरीज चल रही है। कौन सी सीरीज चल रही है, मिक्स सीरीज का पैटर्न इसमें आपका चल रहा है। बातें आपको क्लियर हो गई होगी। अरे हुई कि नहीं हुई, बढ़िया, एकदम समझ में आ रही है सब बातें। हम लोग 19वें क्वेश्चन पर आ गए हैं। अब आते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी 20वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 5 दोस्त दे रखे हैं आपको। कितने दोस्त, 5 दोस्त। ए बी सी डी और ई ने अलग अलग कीमत की कारें खरीदी। ए बी सी डी ई ने अलग अलग कीमत की कारें खरीदी। बी की कार सी की कार की तुलना में महंगी है। यानी बी ने ज्यादा महंगी कार खरीदी, किससे, सी से, लेकिन ई की कार से कम कीमत की है। यानी ई की ज्यादा महंगी कार है, ई की ज्यादा महंगी कार है, ई की कार से कम कीमत की थी। ए की कार डी की कार की तुलना में महंगी है, लेकिन सी की कार से कम कीमत की थी। ए की कार जो है डी से तो महंगी है, यानी ए की कार जो है वो डी से तो महंगी है, लेकिन सी की कार से कम है, तो सी से कम हो गई। तो किसकी कार दूसरी सबसे महंगी थी, अरे दूसरी सबसे महंगी कार तो भैया बी ही लेके आया है। कौन लेके आया, बी लेके आया। आ गया आपका आंसर। कौन लेकर आया है, बी लेकर आया है, बी लेकर आया है, तो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, कहानी आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गई सारी बात। अब क्या दे रखा है, 13, 29, 34, 71, 76, 155, 160। जरा इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए। क्या दिमाग लगाया जाए, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को देखते हैं। 13 से 29, 29 से 34, 34 से 71 एक साथ थोड़ा बड़ा, समझना इस चीज को। फिर 71 से 76 आया, 71 से 76 आया, लेकिन 76 से 155 हो गया, यानी थोड़ा ज्यादा बड़ा। फिर 155 से 160 हुआ, थोड़ा सा ही बड़ा। इसका मतलब क्या चल रहा है, क्वेश्चन में कभी तो गुणा कर रहा है, कभी प्लस कर रहा है। यानी 71 और यहाँ 76 को देखा जाए, जरा आप गौर करें, प्लस का 5 ही हो रहा है। 155 और 160 को गौर करें, 155 और 160 को गौर करें, क्या देखने को मिल रहा है, केवल प्लस का 5 देखने को मिल रहा है। यही सेम कहानी यहां पर भी चल रही है, यही सेम कहानी प्लस के 5 की यहां चल रही है। तो आप देखिए, एक जगह तो
मल्टीप्लीकेशन चलेगा। वो क्या चलेगा देखिए, 13 से अगर 29 बनाना है तो 13 को 2 से गुणा कर दूं, 13 2 26, और 26 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो क्या 29 आ जाता है? बिल्कुल 29 आ जाता है। अगली कहानी 5 जोड़ने से आ गई। अब अगला देखो, 34 का दुगुना करता हूं 68 हो जाता है, 68 में 3 जोड़ता हूं तो 71 आ जाता है। यानी आपको लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो गया। अगला बना 5 जोड़ने से, फिर यहां पर गुणा 2 कर देता हूं, प्लस का 3 कर देता हूं तो क्या आ जाता है? 155 आ जाता है। इसके बाद जो हो रहा है ये प्लस का 5 हो रहा है, यानी अगले केस में इंटू 2 प्लस का क्या होगा? 3 होगा। यानी 160 320 प्लस का 3 बराबर आंसर कितना होगा? 323 इसका आपके आंसर आएगा। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, जीवा कमल की पुत्री है और कमल के 2 पुत्र हैं। ठीक है, जीवा कमल की पुत्री है। तो ये देखिए जीवा, तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें किसको? कमल को। कमल की पुत्री कौन है? कमल की पुत्री है जीवा। कमल के 2 पुत्र हैं। कमल के कितने पुत्र हैं? कमल के 2 पुत्र हैं। अब कमल के 2 पुत्र हैं, कौन कौन से अपने को नहीं पता, ये हमने बना दिए। कमल के 2 पुत्र हैं। अदा मानविता की पुत्री है। अब मानविता कौन है अपने को नहीं पता, आगे देखेंगे। जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। कमल के 2 पुत्र हैं, इनमें से इस वाले की जो पत्नी है वो मानविता को बोल देते हैं, और मानविता की जो बेटी है वो कौन है? वो अदा है, ये अदा को बोल देते हैं। और ये दोनों कौन है? ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है। क्लियर हो गया? अदा मानविता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। क्लियर हो गया? कमल के 2 पुत्र हैं। क्लियर हो गया? वीनू प्रेम की मां है। प्रेम कहां पर? अपने को नहीं पता। प्रेम अशोक का भाई है। अशोक कौन है? क्या शब्द लगा हुआ है? जो शब्द किसके बारे में बता रहा है? जो शब्द आपको बता रहा है प्रेम अशोक का भाई है, जो बताता है बाद वाले के बारे में। मतलब अगर पीछे से चलेंगे तो जो सबसे नियरेस्ट आ रहा है, इस लाइन को अगर यूं पढ़ें, जो है भाई का अशोक, तो अशोक मिला, तो अशोक के बारे में बता रहा है। जो अशोक अदा का पिता है। अशोक, ये है अशोक। ये कौन है? ये है अशोक है। अब क्या दे रखा है? प्रेम अशोक का भाई है, तो ये प्रेम हो गया, दोनों भाई है। वीनू प्रेम की मां है, तो कमल की पत्नी हो गई, कौन? वीनू हो गई, वीनू का। अब पूरा क्वेश्चन बन गया है। आपसे क्या पूछा है? अदा का वीनू से क्या संबंध है? क्या पूछा भैया? अदा का वीनू से क्या संबंध है? किसका? अदा का। अदा क्या लग रही है? वीनू की। तो वीनू देखिए, वीनू अशोक की माताजी हैं। अशोक की माताजी, यानी अगर हम लोग कहें कि अपने पिताजी की माताजी, ये तो लगेगी दादी और ये इसकी लगेगी पोती। लेकिन रिलेशन किसके बारे में पूछा? बात ये है, रिलेशन पूछा अदा का, यानी अदा क्या लग रही है? नीचे वाले व्यक्ति का पूछा। नीचे वाला व्यक्ति क्या लग रहा है? ये तो पोती लगेगा। क्या आ रहा है? पोती। अदा का वीनू से क्या संबंध है? अदा का वीनू से क्या संबंध है? अदा का वीनू से क्या संबंध है? अदा जो है, अदा का वीनू से क्या संबंध है? अदा तो क्या लगेगी भैया? अदा तो लगेगी पोती। और अगर यूं कहा जाता कि वीनू का अदा से क्या संबंध है? वीनू का अदा से क्या संबंध है? वीनू का अदा से क्या संबंध है? तो वीनू लगती इसकी दादी, तो अदा तो क्या लगेगी? पोती लगेगी। क्लियर हो गया? चलिए देखते हैं आगे। स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना हैं। स्वाति के पिता दिव्या के क्या है? नाना है, जो कि मान्य की पुत्री है। तो सबसे पहले यहां से क्वेश्चन को बनाना ज्यादा आसान रहेगा। कहां से? जो चीज हमको दे रखी है कि मान्या की पुत्री, तो सबसे पहले मान्या को बनाइए। क्या बनाया हमने? ये है मान्य। क्या दे रखा है? स्वाति के पिता उस दिव्या के नाना है।
जो का मतलब आगे जो रिलेशन हम बता रहे हैं वो हमारे जो पास में व्यक्ति आ रहा है उसके बारे में बता रहे हैं, यानी दिव्या। तो ये जो शब्द है ये दिव्या के लिए है, यानी हम लोगों ने बात दिव्या के बारे में करी है कि दिव्या मान्या की पुत्री है। दिव्या जो है मान्या की पुत्री है, मान्या को लिख दिया। मान्या की पुत्री कौन है? दिव्या है, तो दिव्या नीचे आ गई। ये हो गया, क्लियर है। अगली चीज देखो, स्वाति के पिता दिव्या के नाना है। दिव्या के नाना होने का मतलब क्या है? दिव्या की माताजी के पिताजी, यानी कि ये हो गए इसके पिताजी, और ये दिव्या के क्या हो गए? नाना जी हो गए। स्वाति के पिता दिव्या के नाना है, यानी स्वाति यहां पर, ये है स्वाति, स्वाति के ये पिताजी। तो जो स्वाति के पिताजी हैं वो इस दिव्या के क्या हैं? दिव्या की मम्मी के पिताजी हैं, बोले तो नाना जी। क्लियर हो गया। आगे की लाइन क्या है? तो मान्या के पति के पिता का, तो मान्या के पति, मान्या के पति, मान्या के पति के पिता, के पिता, मान्या के पति ये दोनों हस्बैंड वाइफ, मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? तो क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। मान्या के, कहां गया? मान्या के पति, ये मान्या के पति के पिता का दिव्या से क्या संबंध है? इस दिव्या से ये व्यक्ति क्या लग रहा है? कहने का मतलब मान्या इसकी माताजी है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी ये इसके पिताजी हैं, और पिताजी के पिताजी यानी दादाजी। तो पूछा गया है कि जो दादाजी हैं यानी दिव्या के पिताजी यानी कि मान्या के पति के पिता का दिव्या से, दिव्या का क्या लग रहा है? ये व्यक्ति क्या लगेगा? दिव्या का दादा लगेगा। क्या लगेगा? दिव्या का दादा लगेगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपका ये डायग्राम बनेगा और उससे हम लोग इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका दिशा दूरी से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है देखिए, एक छात्र अपने कक्षा अध्यापक को तलाशते हुए 110 मीटर पूरब में चलता है, यानी ये 110 मीटर गया, 110 मीटर किधर चला गया? पूरब में चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। किधर मुड़ता है? दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़ा और कितना चला गया? 50 मीटर चलता है। चलने के बाद वह अपने कक्षा अध्यापक के कर्मचारी कक्ष में पहुंचता है, लेकिन वहां कक्षा अध्यापक नहीं मिलते, इसलिए वहां से वह अपने उत्तर दिशा में 120 मीटर चलता है। उत्तर दिशा में यानी इस दिशा में चला गया। कितना चला गया? 120 मीटर, 120 मीटर चलता है। फिर अपने कक्षा अध्यापक से मुलाकात करता है। यहां पर कक्षा अध्यापक मिल जाते हैं, कक्षा अध्यापक से मिलता है। तो आपसे पूछा है शुरुआती बिंदु, अरे यहां से यात्रा करी थी स्टार्ट, शुरुआती बिंदु, तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर वह अपने कक्षा अध्यापक से मिला? तो एक चीज डिसाइड करो, ये 120 है ना, ये 40 है, ये दूरी 40 है। अगर ये दूरी यहां से लेकर यहां तक की 40 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या 80 रही होगी? रही होगी ना। टोटल ये दूरी 110 है, 110 में से ये वाली दूरी 50 है, तो 50 के बाद ये दूरी कितनी रही होगी? 60 रही होगी। तो आपके पास जो एक नया त्रिभुज बनकर आया, ये वाला जो आपने आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज, इसमें ये कितना है? ये है 80, ये कितना है? 60, 6 8, तो क्या होता है? 10 होता है। एक जीरो और लगा दी जाए तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ट्रिपलेट पढ़ा रखे हैं मैंने, 3 4 5 6 8 10, तो 6 8, तो आंसर 10 आता। 0 0 लगा हुआ है, 0 लगा दिया, यानी कितना आंसर है? 100 मीटर आपका आंसर बना। कितना आंसर बना? 100 मीटर जो है वो आपका आंसर बना है। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देखा। क्या क्वेश्चन दिया गया है? 485, 528,
57767। देखिए भैया क्या चल रहा है, और यहां पर ऑप्शन हमें दे रखे। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, सीरीज का क्वेश्चन आया है, कैसे सोल्व करना है। इस क्वेश्चनों में बच्चों को दिक्कत आई होगी, ऐसा मेरा मानना है। देखो क्या हो गया, 485 से 528 पर चले गए तो कितने का गेप आ रहा है, 85, 15 और 28 और 10, ये हो गया अपने पास में 38 और 5 हो गया 43 का गेप आ रहा है। अगले गेप को अगर देखा जाए तो अगला गेप कितने का मिल रहा है, अगला जो गेप मिल रहा है 528 और 2 30 होता है, और ये हो गया 47, 48, 49 का गेप मिल रहा है। अगला गेप कितने का मिल रहा है, 49 का। अब सवाल ये उठता है कि आगे गेप क्या रहा होगा और उसके बाद आगे गेप क्या रहा होगा। क्लियर है। अब अगर गेप को देखा जाए तो यहां पर देखिए 43 से कितना बढ़ गया, 6 बढ़ गया, 43 6 49 हो गया। अब देखिए 49 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं तो 55 आता है। अगर मैं 6 ही ऐड करूं और 55 आए तो 7 5 12, यानी मेरे ऑप्शन में पीछे 2 आना चाहिए, यानी मेरे किसी ऑप्शन में पीछे 2 नहीं आ रहा, यानी 6 जोड़ने का लॉजिक तो काम नहीं करेगा। तो फिर और कौन सा लॉजिक काम कर सकता है, तो देखिए यहां पर हम लोगों को थोड़ा सा यूं देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर चल रहा है। यानी इसमें अगर थोड़ी ज्यादा डिटेल दी जाती तो हम लोग थोड़ा सा क्लियर कर पाते इस क्वेश्चन को, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ये 43 से 49 आया, अब इस 49 के बाद में मुझे 577 और लगभग ऐसी संख्या चाहिए जो 40-50 के लगभग ऐड हो जाए, यानी 500 से ऊपर ही आंसर आएगा। यानी ये 598 तो नहीं हो सकता, 620, 24, 45 के लगभग मेरा आंसर होगा। तो कैसे कर दिया जाए, तो देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये वाला पैटर्न लगाया गया है। अगर मैं एक बार देखता हूं, यहां पर मैं -2 किया मैंने, तो 49 में से 2 जाता है तो क्या होता है 47, और अगले केस में वापस 6 कर दिया जाए, यानी गेप के अंदर मिक्स पैटर्न अगर लगाते हैं, किसके अंदर, गेप के अंदर अगर हम लोग मिक्स पैटर्न लगाते हैं तो ये 47 यहां पर रखने से क्या हो जाएगा, 7 और 7 14, 14 की 4, हासिल का 2 हो जाएगा। 7 और 2 कितना हो गया, ये मेरे को 47 ऐड करना, 7 4 11 और 11 और 1 12 हो गया, 12 की 2 और 5 और 1 6, 624 हो गया। 624 मेरे ऑप्शन में है, बिल्कुल 624 ऑप्शन में है। 624 यहां पर आया, और इस 47 के अंदर जो ये 47 गेप बना -2 करने से, 47 में अगर मैं 6 जोड़ता हूं तो 47 में 6 जोड़ने से मुझे मिलेगा 53 मिलेगा। 53 मिलेगा तो अगला नंबर जो आ जाएगा 4 3 7 5 2 7 और 677 आ गया। यानी यहां पर जो चीज रखी जाएगी वो क्या रखी जाएगी, 624 रखी जाएगी। यानी ये क्वेश्चन जो बनेगा वो आपके ऑप्शन के आधार पे बनेगा, आपको ऑप्शन रख के देखना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आप पैटर्न तलाशने की कोशिश करेंगे वहां एग्जाम के अंदर तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। देखिए अगला पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आया, वासुकी अनुज के भाई की पत्नी है। यानी ये जो क्वेश्चन है हमारा ये किससे रिलेटेड है, ये है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से संबंधित। क्या क्वेश्चन दे रखा है, वासुकी अनुज के भाई की पत्नी है। ठीक है, तो ये देखिए अनुज, अब अनुज के भाई के बारे में बता रहा है, यानी अनुज का कोई भाई है, और अनुज के भाई की पत्नी कौन है, वासुकी है। ये वासुकी अनुज के भाई की पत्नी है। अनुज अविवाहित है, ठीक है, बात समझ में आ गई। दक्षिण सुंदर का पिता है। अब दक्षिण सुंदर का पिता है, इस लाइन को अभी हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि हमें ना तो दक्षिण के बारे में पता है ना ही सुंदर के बारे में पता है। आगे देखो, सुंदर अनुज का इकलौता भाई है। अनुज का एक ही भाई है जिसका नाम क्या है, सुंदर है। ये सुंदर आ गया। अब आगे देखो, दक्षिण सुंदर का पिता है, इस वाली लाइन को बना रहा हूं वापिस, जिसको छोड़ा था, यानी यहां पर कौन आ गया, यहां पर आ गया दक्षिण। दक्षिण किसके पिताजी हो गए, दक्षिण सुंदर का पिता है। सुंदर अनुज का इकलौता भाई है। वासुकी कमला की बहू है। वासुकी बहू है किसकी, कमला की, यानी दक्षिण की पत्नी रही होगी कमला, जब तो बेटे की वाइफ बहू होगी। ये दोनों कौन है, हस्बैंड वाइफ है। तो वासुकी कमला की बहू है। अब कमला भी बन गई। अब आपसे क्या पूछा कि कमला का यानी कमला क्या लग रही है, किसकी, अनुज से क्या संबंध है। कमला का अनुज से
क्या संबंध है? अनुज की कमला कौन लग रही है? ये देखिए दोनों भाई हैं, पिताजी हैं, वो माताजी हैं। तो अनुज की कमला, कमला अनुज की क्या लग रही है? कमला अनुज की मां लग रही है। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? एक व्यक्ति किसी दिशा में 12 मीटर चलता है। यहां पर देखिए ये क्वेश्चन दिशा दूरी का तो है, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी दिशा में जा रहा है। किस में जा रहा है ये आपको पता नहीं है। 12 मीटर चलता है। ऐसे क्वेश्चनों को जब भी आपको प्रारंभिक दिशा निकालनी होती है, ये क्वेश्चन किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन हो गया प्रारंभिक दिशा पर आधारित। किस पर आधारित हो गया? प्रारंभिक दिशा पर आधारित हो गया। कोई सा भी क्वेश्चन जो प्रारंभिक दिशा पर आधारित होता है उसको सोल्व करने का दोस्तों एक तरीका है क्या कि हम लोग केवल ये देखते हैं कि दायां घूर्णन किधर हुआ है, दायां घूर्णन और बायां घूर्णन। तो आप तो केवल इस क्वेश्चन के अंदर इतना सा देखोगे कि दायां किधर घुमा है, बायां किधर घुमा है। एक व्यक्ति किसी दिशा में 12 मीटर चलता है, कितना चला उससे हमें मतलब नहीं है। दक्षिणावर्त घूर्णन करता है और 13 मीटर चलता है। अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूर्णन करके अपने ऑफिस में प्रवेश करता है। तो देखिए 2 बार मुड़ा है क्वेश्चन के अंदर, एक बार दक्षिणावर्त और एक बार वामावर्त। दक्षिणावर्त मुड़ा 90 डिग्री के कोण पर। बाय डिफॉल्ट व्यक्ति 90 डिग्री के कोण पर मुड़ता है। उसके बाद वो वामावर्त मुड़ा कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर। कितने डिग्री के कोण पर? 45 डिग्री के कोण पर वामावर्त मुड़ता है। यानी उसने 2 घूर्णन करे, दोनों घूर्णन को माइनस कर दीजिए। बोलो कितना बचा? 45 डिग्री बचा। अरे कितना बचा रे भाई? 45 डिग्री बचा ना। अब 45 डिग्री बचा तो बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? तो 45 डिग्री घुमाना है व्यक्ति को किधर? दाईं ओर। किधर घुमाना है? दाईं ओर। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप तो ये देखा करो, दायां घूर्णन बायां घूर्णन, दाईं ओर 90 डिग्री, बाईं ओर 45 डिग्री, दोनों को माइनस कर दीजिए। 90 में से 45 गया तो कितना बचा? 45। यानी ये व्यक्ति 45 डिग्री के कोण पर घूमेगा केवल। और किधर घूमेगा? दाईं ओर घूमेगा। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखिए ऑफिस का मुख पश्चिम की ओर है। यदि किसी ऑफिस का मुंह, जैसे ये ऑफिस है, अब इस ऑफिस का मुंह पश्चिम की ओर है। अगर किसी ऑफिस का मुंह पश्चिम की ओर है और आप उसमें एंट्री कर रहे हैं तो आप किधर जा रहे हैं? आप तो पूर्व दिशा में जा रहे हैं ना। अरे मान लो कोई दरवाजा पश्चिम में खुलता है, पश्चिम में खुलने का मतलब पश्चिम में उसकी एंट्री है, तो आप जब उसके अंदर प्रवेश करोगे तो पूर्व में प्रवेश करोगे ना। बात समझ में आ गई? तो वो व्यक्ति पश्चिम की ओर है। तो बताइए उस व्यक्ति ने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ करी? तो ये व्यक्ति ऑफिस में प्रवेश कर रहा है, ऑफिस का मुंह पश्चिम में है, ये पूरब है, ऑफिस इधर है, देख उधर ऑफिस रहा है, ऑफिस का मुंह पश्चिम में है, व्यक्ति इसमें एंट्री कर रहा है, यानी व्यक्ति पूरब में जा रहा है। व्यक्ति यदि पूरब में जा रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हम केवल ये देखते हैं कि व्यक्ति लास्ट में किधर जा रहा है। तो व्यक्ति जो लास्ट में जा रहा है किधर जा रहा है? पूरब में जा रहा है। कहां जा रहा है? पूरब में। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए देखो ये दिशा, ये क्या हो गया? पूरब। अब आपको क्या कहा है? दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर चलना है। दाईं ओर कितने डिग्री के कोण पर चलना है? दाईं ओर चलना है 45 डिग्री के कोण पर। लेकिन ये क्वेश्चन चूंकि उल्टा है, अब यही बात इसमें समझने की है कि ये क्वेश्चन चूंकि उल्टा है तो इसमें काम उल्टा करते हैं। अगर हमारा रिजल्ट आया है दाईं ओर मुड़ो 45 डिग्री के कोण पर, तो चूंकि क्वेश्चन उल्टा है तो हम उल्टा चलेंगे, हम बाईं ओर मुड़ेंगे। हम किधर मुड़ेंगे? बाईं ओर। क्योंकि व्यक्ति का मुंह लास्ट में पूरब में है, हमें दाईं ओर मुड़ने के लिए कहा है, हम बाईं ओर मुड़ेंगे। दायां सीधे हाथ की ओर होता है, बायां उल्टे हाथ की ओर एंटी क्लॉकवाइज होता है। बाईं ओर मुड़ोगे 45 डिग्री के कोण पर, ये एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन है। और ये जो दिशा आएगी आपकी, ये उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब आएगी। यानी आपका आंसर क्या लगेगा? आपका आंसर जो लगने वाला है वो लगेगा उत्तर पूरब। क्यों लगा? बात समझो। पहली चीज, व्यक्ति लास्ट में किधर जा रहा है? पूरब में। एक बार दायां घूमा, एक बार बायां घूमा, लेकिन बायां केवल 45 डिग्री पर ही घूमा, दायां 90 डिग्री पे घूम गया। अब आप कुछ बच्चे भी कह सकते हैं सर दायां घूमा, ये हमें कहां दे रखा कि भाई 90 डिग्री घूमा। बाय डिफॉल्ट कोई भी व्यक्ति 90 डिग्री ही घूमता है जब तक कोई डिग्री ना दी जाए। यानी 90 में से 45 गया तो कितना बचा?
45 50। आई आपको बात समझ में? फिर हो गया कि हमें दाईं और 45 डिग्री घूमना है, लेकिन क्वेश्चन उल्टा है, इसलिए जितना यहां पर आता है, अगर यहां दायां आता है तो बायां घुमाते हैं, बायां आता है तो दायां घुमाते हैं। इतनी बात दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है भैया बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58वां क्वेश्चन, बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव की ओर हैं। 3 क्वेश्चन और हैं, 1 2 और 3। इन 3 क्वेश्चनों के बाद आपके ये आज के जो क्लास है, ये जो आपका जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 2, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले टेस्ट में मिलेंगे हम लोग नए क्वेश्चनों के साथ। देखिए क्या दे रखा है, 243, 162, 108, 48 और 32। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है? देखिए, आपने दिमाग लगाया होगा, टेस्ट आपने दिया है, टेस्ट में आपने पूरा दिमाग लगा लिया, उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व किया होगा, और क्वेश्चन को सोल्व करके आपने जो आंसर निकाला है वो आंसर किस प्रकार से है। देखिए मैं डायरेक्ट आंसर पर आ रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तरीके तो क्लास में मैं बहुत सारे बताता ही हूं आपको, डायरेक्ट आंसर पर आ रहा हूं। अगर 32 का आप 1.5 गुना कर देंगे, कितना गुना कर देंगे? 1.5 गुना। तो 32 का 1.5 गुना करने का मतलब है 32 को 1 से गुणा करना है, और 32 को आधा और जोड़ना। 32 का आधा 16, यानी 32 में 16 जोड़ा तो 48 आएगा। 48 का यदि मैं 1.5 गुना करता हूं, 48 का यदि मैं कितना गुना करता हूं? 1.5 गुना करता हूं, तो कितना मिलेगा? 1.5 गुना करने से मुझे 72 मिलेगा। 72 मेरा आंसर है। 72 का आप जब 1.5 गुना करोगे, कितना गुना करोगे? 1.5 गुना करोगे। 72 का कितना गुना करोगे? 1.5 गुना करोगे, तो 72 का आधा होता है 36। 72 में 36 जोड़ोगे, 6 2 8 और 7 और 3 10, मिल गया आपको 1.5 गुना। यानी आपका आंसर कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। आपको 1.5 से मल्टीप्लाई करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है? एन का स्थान कक्षा में 5वां दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है? एन का स्थान कक्षा में 5वां है। एन का स्थान, ये एन है, एन का स्थान कक्षा में 5वां है, ये हमारी कक्षा है। एन 5वां है, एस अंतिम से 8वां है, यदि टी एन के पीछे से 6वां है और एन व एस के ठीक बीच में है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? आपसे ये पूछा है। एन का स्थान कक्षा में 5वां है, यानी ये 1 2 3 ऐसे 5वें नंबर पर कौन बैठा हुआ है? आगे से देखा जाए तो 5वें नंबर पर ये हमारा एन बैठा हुआ है। एस अंतिम से 8वां है। एस आखिरी से देखा जाए तो ये जो एस है, लास्ट से देखा जाए तो कौन से नंबर पर आता है? लास्ट से देखा जाए तो 8वें नंबर पर आता है। यदि टी एन के पीछे से 6वां है, यदि टी जो है वो एन के पीछे 6 है, एन के पीछे 6 है ना, एन के पीछे 6 है, यानी 6 तो ये हो गए, एन के पीछे 6 है। 6 होने का मतलब है 6 स्थान और, यानी कौन सा नंबर पर है ये? 11वें नंबर पर है। कौन? टी। टी 11वें नंबर पर है। एन व एस के और एन व एस के ठीक बीच में है। एन व एस के ठीक बीच में है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी? अब एक चीज समझो कि अगर ये जो 11वां बच्चा है ये ठीक बीच में बैठा हुआ है, तो 10 इसके इधर रहे होंगे और 10 ही इसके इधर रहे होंगे। ऐसी ही बात होगी, ऐसी ही बात होगी ना कि भाई 10 इसके इधर रहेंगे, 10 इसके इधर रहेंगे, तभी तो ये बीच में आएगा। यानी ये बिल्कुल बीच में है। बीच में आने का मतलब कैसे हो गया कि किस किस के बीच में? पहली बात तो ये है टी जो है एन के पीछे से 6 है और एन व एस के ठीक बीच में है। तो एन व एस के ठीक बीच में है ये, ना कि पूरी कतार में। तो एन व एस के ठीक बीच में, एन व एस के ठीक बीच का मतलब एन 5वें नंबर पर, एस 8वें नंबर पर, पीछे से इसका नंबर छोड़ दीजिए, 5 के बाद में 11 तक पहुंचने में 6 स्थान है, यानी बीच में कितने हैं? 5। यहां से लेकर यहां तक भी बीच में कितने हैं? 5 है। समझ में आ गया? तो अगर ये यहां से लेकर यहां तक बीच में इधर 5 है, इधर 5 है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? आपसे ये बात पूछी गई है। यानी ये 5वां है, ये 11वां है, यानी इन दोनों के बीच में 5 लोग बैठे हुए। ठीक है, 5 के बाद में 6 7 8 9 10, यानी 5 लोग इधर बैठे हुए हैं, 5 लोग इधर बैठे हुए हैं। तो अब आपको काउंटिंग करनी। अब इसका टोटल निकालने का तरीका क्या है समझो। बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है भैया, आगे से आप गिनते जाओ,
टोटल आपको मिल जाएगा। यानी 11वां नंबर तो किसका है, ये हमारा जो एन बैठा टी जो बैठा हुआ है इसका नंबर 11 है। 11 के बाद में इस एस से एक स्थान पहले, यानी यहां तक की बात करता हूं, तो 11 के बाद में 5 स्थान और इसमें जोड़ दीजिए, तो 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया। और 16 के बाद पीछे से एस जो 8वें नंबर पर है, यानी 8 और जोड़ दीजिए, तो 16 8 कितना हो गया, 24 हो गया। यानी आपका जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आ जाएगा, 24 आएगा। दोबारा समझ लीजिए कि ये यहां से लेकर यहां तक हम लोग टी पर गए, टी हमारा 11वें नंबर पर था। मैंने बीच वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। 5 व्यक्ति और बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, और उसके बाद एस बैठा हुआ है और एस को पीछे से गिनने पर 8वां आ रहा है। तो ये जो 11 स्थान आगे से गिना, उसके बाद ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, तो 16 व्यक्ति तो ये, और 16 में 8 और जोड़ोगे तो 16 और 8 कितना हो गया, 24। तो कतार में टोटल व्यक्ति कितने हो गए, कतार में टोटल व्यक्ति हो गए हमारे पास में 24। चलिए बात को बढ़ाते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो ये आखिरी क्वेश्चन है क्या है, किशन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। किशन जो है उत्तर की ओर जा रहा है, 10 किलोमीटर चलता है। इसको आप उत्तर की ओर ले जाइए, कितना ले जाइए, 10 किलोमीटर ले जाइए। वहां से वह 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता, पहले तो उत्तर में गया, फिर ये कहां जा रहा है, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यानी वापस आ रहा है, वापस दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर आ गया। ये 6 किलोमीटर आ गया, कुल मिला के अभी 4 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वह 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता है, ये पूरब की ओर कितना गया, 3 किलोमीटर चला गया। ये 3 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। तो आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट और ये है इसका आखिरी पॉइंट। आपसे पूछा प्रारंभिक बिंदु से इसकी दूरी क्या है। देखिए 3 किलोमीटर है, पूरा 10 है, 10 में से ये 6 है, तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी बची, 4 बची। आपको ट्रिपलेट्स के अंदर पढ़ा रखा है कि 3 4 कितना होता है, 5 होता है। तो ये जो आंसर आया होगा आपका, क्या आंसर आया होगा, 5 किलोमीटर। अब ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, सवाल है इन दोनों में से कौन सा, इसमें से इन दोनों में से कौन सा आपका आंसर बनेगा। तो 5 किलोमीटर आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर, 5 किलोमीटर दूर है, किस दिशा में है। यहां से खड़े होकर अगर हम लोग इसे देख रहे हैं तो ये दिशा कौन सी दिख रही है, उत्तर और पूरब के बीच की, तो उत्तर पूरब। कहां, ये है उत्तर पूरब। तो आपका क्या आंसर बना, आपका जो आंसर बना ये उत्तर पूरब आपका आंसर बना। तो देखिए हमारा जो टेस्ट नंबर फर्स्ट है, टेस्ट नंबर जो सेकंड है, इसके जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अगले संडे को फिर मिलेंगे नए टेस्ट के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।